हाय एवरीवन, आई एम योर बायोलॉजी मेंटर एंड एजुकेटर रिया माहेश्वरी। आप सभी का वेलकम करती हूँ। तो हमारी चल रही है वन शॉट सीरीज, जिसमें हमने बॉटनी के 2 चैप्टर्स कवर कर लिए हैं, दैट इज लिविंग वर्ल्ड और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। आई होप आप सभी बच्चों ने बेटा ये 2 चैप्टर्स को देख लिया होगा। अगर आप लोगों ने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को अच्छे से पढ़ लिया है तो ये वाला चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। तो बिना देर किए जल्दी से इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो आज के हमारे इस चैप्टर का नाम है प्लांट किंगडम। बहुत सारे बच्चों को ना प्लांट किंगडम से बड़ा ही डर लगता है, बड़ी ही बोरिंग लगती है कि मैम ये प्लांट किंगडम और ये मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, ये सारे चैप्टर्स बड़े ही बोरिंग है, हमें कुछ भी समझ नहीं आता। बट समझ सकती हूँ थोड़े से बोरिंग है, बट मैं कोशिश करूंगी कि ये चैप्टर आप लोगों को इतना इंटरेस्टिंग बना दूं और इतना इजी बना दूं कि सारे बच्चों को बहुत अच्छे से समझ आए। वैसे चैप्टर ना बहुत ही छोटा है, बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, बट कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं जो बहुत ही समझने की है। अगर आप बेटा यहाँ पे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझते हो तो आपको ना चीजें रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप समझ समझ के चीजें कर सकते हो। तो चलिए इसी के साथ आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हम क्या करने वाले हैं, हम इस पूरे चैप्टर दैट इज प्लांट किंगडम का वन शॉट देखने वाले हैं, मतलब एक बार में पूरा चैप्टर खत्म कर देंगे बहुत ही बढ़िया तरीके से। तो चलिए, हमने बेटा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ा था कि कैसे हमने ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया। ठीक है, तो वहां पे हमने अलग अलग साइंटिस्ट देखे थे जिन्होंने इसका क्लासिफिकेशन किया। तो किसी ने किसी बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया, तो किसी ने किसी बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया। तो प्लांट्स का क्लासिफिकेशन कैसे हुआ, कौन कौन से सिस्टम थे? तो सबसे पहले आया था बेटा आर्टिफिशियल सिस्टम। कौन सा सिस्टम आया? आर्टिफिशियल सिस्टम आया। सबसे पहला था, मतलब अर्लीस्ट सिस्टम था। दिया किसने था? ये दिया था बेटा कैरोलस लीनियस ने। अब देखो, आप बोलोगे मैम हर जगह ये कैरोलस लीनियस आ जाते हैं, तो देखो इनकी आदत थी सबसे पहले आने की, कि अरे भाई सबसे पहले तो ये चीज मैं ही दूंगा, सबसे पहले मेरा ही नाम आना चाहिए। तो अभी तक आप ये तीसरा चैप्टर पढ़ रहे हो, आपने हर चैप्टर में कैरोलस लीनियस का नाम सुन लिया। लिविंग वर्ल्ड में सुन लिया कि टैक्सोनॉमी सिस्टमैटिक उन्होंने दिया, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर उन्होंने दिया, फिर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में भी आपने सुन लिया, और यहाँ पे भी आ गए हैं हमारे कैरोलस लीनियस। तो कैरोलस लीनियस ने सबसे पहले क्या किया? प्लांट को क्लासिफाई किया, उन्होंने एक आर्टिफिशियल सिस्टम दिया। ये आर्टिफिशियल सिस्टम क्या कहता है, जल्दी से इसको समझते हैं। तो देखो बेटा, आर्टिफिशियल सिस्टम के कुछ क्राइटेरिया थे कि किस बेसिस पे हम प्लांट को क्लासिफाई करेंगे। तो उन्होंने देखा कि सबसे पहले हम इनकी हैबिट देखते हैं। हैबिट का मतलब ये नहीं कि अरे इनका बिहेवियर कैसा है, नहीं, ठीक है। हैबिट का मतलब कि ये हर्ब्स है, ये श्रब्स है, या फिर बेटा ये ट्रीज है। तो उन्होंने देखा हर्ब्स को अलग कर दिया, श्रब्स को अलग कर दिया, ट्रीज को अलग कर दिया। उसके बाद उन्होंने बोला कि एक काम करते हैं, प्लांट को उनके शेप के बेसिस पे, कि उनका शेप कैसा है, उनका साइज कैसा है, इनके बेसिस पे भी, और उसके साथ साथ जो इन प्लांट में जो पत्तियां है ना, लीफ है, तो लीफ का भी शेप देखते हैं कि उनका शेप कैसा है। ठीक है, पतली पतली है, ठीक है, ब्रॉड है, कैस नैरो है, कैसी है, ठीक है। उसके अलावा उनका साइज देखेंगे, लीफ के कलर देखेंगे, और लीफ का नंबर देखेंगे कि कितनी लीफ प्रेजेंट है, बहुत सारी लीफ प्रेजेंट है या कुछ ही लीफ प्रेजेंट है। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, होता क्या है प्लांट में? सपोज इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या होता है, लीफ का शेप भी चेंज होता है। ठीक है, लीफ का शेप भी चेंज होता है। सपोज बेटा ऑस्मोसिस की वजह से लीफ कैसी हो गई, फूल गई, और वहीं पे ही, ठीक है, इसको अगर बहुत ज्यादा सॉल्टी कंडीशन मिली तो लीफ कैसी हो गई, ऐसे पिचक गई। अब इन्होंने तो बोला कि एक काम करते हैं, शेप के बेसिस पे अलग अलग कर देते हैं। अब ये तो सेम प्लांट की लीफ है, ठीक है, ये अलग अलग कंडीशन में ब्रॉड हो गई, पतली हो गई, तो अब हम क्या इनको अलग अलग रख दें? नहीं, तो इसलिए बेटा दिक्कत तो है। ठीक है, नेक्स्ट क्या था कि इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कैसे कौन से प्लांट अफेक्ट होते हैं, उनके बेसिस पे अलग अलग कर देते हैं, और उसके बाद उनके सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक में भी बेटा जो कैरोलस लीनियस ने देखा था, वो देखा था एंड्रोशियम। क्या देखा था? एंड्रोशियम देखा था, मतलब मेल सेक्सुअल ऑर्गन देखा था कि कितने एंड्रोशियम है,
कितने मेल सेक्स ऑर्गन है, एक है या एक से ज्यादा है, तो इनके बेसिस पे अलग अलग कर दिया। तो चलिए मैं कंक्लूड कर देती हूं कि क्लासिफिकेशन सिस्टम देख रहे थे हम प्लांट्स में। सबसे पहले आए बेटा कैरोलस लीनियस, जिन्होंने आर्टिफिशियल सिस्टम दिया। उन्होंने बोला एक काम करते हैं, प्लांट को क्लासिफाई करते हैं कुछ क्राइटेरिया, कुछ बेसिस पे, ठीक है। तो उन्होंने कौन कौन से बेसिस लिए, उनका हैबिट लिया कि वो हर्ब्स हैं, श्रब्स है या फिर बेटा ट्रीज है। हर्ब्स मतलब घासें, ठीक है, श्रब मतलब झाड़ियां और ट्री मतलब पेड़। तो उन्होंने हैबिट देखा। उसके बाद उन्होंने लीफ का बेटा शेप देखा कि लीफ का शेप कैसा है, लीफ का साइज क्या है और कितने नंबर ऑफ लीव्स है। तो इन सब के बेसिस पे भी प्लांट को अलग अलग कर दिया। उसके बाद उन्होंने देखा कि इन्वायरमेंट कैसे अफेक्ट कर रहा है इन प्लांट को, कि इन प्लांट को ऐसे अफेक्ट कर रहा है, इनको एक ग्रुप में डाल दो, इनको ऐसे अफेक्ट कर रहा है, इनको एक ग्रुप में डाल दो। और उसके साथ साथ इन्होंने यहाँ पे सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक देखे। उसमें भी मेन इन्होंने क्या देखा बेटा, एंड्रोशियम देखा कि कितने नंबर ऑफ एंड्रोशियम प्रेजेंट हैं, कितने नंबर ऑफ मेल सेक्सुअल ऑर्गन प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो इन सब के बेसिस पे उन्होंने प्लांट को बेटा क्लासिफाई किया। पर ये फेल हो गए क्योंकि इनके क्लासिफिकेशन सिस्टम में बेटा बहुत सारी गलतियां थी। एक तो मैंने तभी बता दी, लीफ वाली, ठीक है, ग्रॉस सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। अब देखो बेटा होता क्या है कि बाकी चीजें सिमिलर होती हैं, बट उनके जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर होते हैं वो देखने में कैसे हैं, वो बहुत ज्यादा ब्रॉड है। कोई प्लांट कैसा दिखता है तो कोई प्लांट कैसा दिखता है, हम उसके बेसिस पे क्लासिफाई कर ही नहीं सकते, केवल इस बेसिस पे कि उनके मॉर्फोलॉजिकल की देखने में कैसा है, लीफ मोटी है या पतली है, इन सब के बेसिस पे हम क्लासिफाई नहीं कर सकते। उसके साथ साथ बेटा यहाँ पे ऐसा नहीं है कि केवल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ही इंपॉर्टेंट है, हम केवल उनको ही देखेंगे, उनके बेसिस पे क्लासिफाई कर देंगे। उसके साथ साथ जो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स है ना, वेजिटेटिव कैरेक्टर मतलब उनकी रूट कैसी है, उनकी स्टेम कैसी है, उन पे फ्लावर फ्रूट आते हैं या नहीं आते हैं। तो ये सब जो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स हैं, इन सब की भी इक्वल इंपॉर्टेंस है, ठीक है। जितने इंपॉर्टेंट बेटा रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर है, उतने ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे वेजिटेटिव कैरेक्टर है। पर इन्होंने क्या किया, केवल रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर को देख लिया, ठीक है। तो इसलिए बेटा कैरोलस लीनियस का ये आर्टिफिशियल सिस्टम फेल हो गया। तो भाई जल्दबाजी में तो बहुत रहते हैं हमारे कैरोलस लीनियस कि सबसे पहले मैं ही इसको क्लासिफाई करूंगा, सबसे पहले मैं ही डिस्कवर करूंगा, पर वहीं पे थोड़ा सा चूक जाते हैं। पर ऐसा नहीं है, ठीक है, बहुत ही ग्रेट साइंटिस्ट थे, क्योंकि सोचो उस टाइम पे इतना भी किसी ने नहीं सोचा होगा, उन्होंने ये सब सोचा, ठीक है। तो बहुत बड़ी बात है ये। नेक्स्ट जो बेटा सिस्टम आया वो था नेचुरल सिस्टम। नेचुरल सिस्टम क्या कहता है, नेचुरल सिस्टम सबसे पहले बात करते हैं, दिया किसने था। तो नेचुरल सिस्टम दिया था बेटा बेंथम और हुकर ने। किसने दिया था बेटा, बेंथम ने दिया था और हुकर ने दिया था। नेचुरल सिस्टम में इन्होंने जो बेंथर और हुकर थे, इन्होंने बोला कि हम भी कुछ क्राइटेरिया लेते हैं, कुछ बेसिस लेते हैं, उनके बेसिस पे हम डिवाइड करेंगे। इन्होंने क्या बेसिस लिया, इन्होंने देखा कि हम सिमिलैरिटीज देखेंगे कि सिमिलैरिटी क्या है। जैसे भाई, ठीक है, तुम हो, ठीक है, कि अरे मुझे तो चाय बहुत पसंद है और एक और बंदा है उसको भी चाय बड़ी पसंद है, तुमको मोमोज बहुत पसंद है उसको भी मोमोज बहुत पसंद है, तुमको रेस्टोरेंट से ज्यादा टपरी की चाय पसंद है उसको भी रेस्टोरेंट से ज्यादा टपरी की चाय पसंद है, उसको क्रिकेट खेलना पसंद है तुम्हें भी क्रिकेट खेलना पसंद है। तो तुम दोनों में बेटा काफी सिमिलैरिटीज है, इसके बेसिस पे तुम लोग बेस्ट फ्रेंड बन गए, है ना, तो सेम ग्रुप में आ गए। तो इन्होंने क्या किया बेटा, इन्होंने सिमिलैरिटीज देखी कि हम सिमिलैरिटीज के बेसिस पे क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे प्लांट का, ठीक है। जैसे हम मॉर्फोलॉजी देखेंगे, कितने सिमिलर हैं, देखने में कितने सिमिलर हैं प्लांट। उसके बाद हम इनकी एनाटॉमी देखेंगे, केवल ऐसा नहीं हमने ऊपर ऊपर से देख लिया अरे ये तो सेम सेम से लग रहे हैं, इनको एक ग्रुप में डाल दो, नहीं, हम इनको काट के उनके सेल्स भी देखेंगे कि सेल्स कैसे अरेंज है, कौन कौन से टाइप की सेल्स है। तो इसका मतलब हम इनकी एनाटॉमी भी देखेंगे। हम इनका बेटा अल्ट्रा स्ट्रक्चर भी देखेंगे। अल्ट्रा स्ट्रक्चर मतलब माइन्यूट स्ट्रक्चर, एक एक माइन्यूट डिटेल, एक एक सेल की माइन्यूट डिटेल भी देखेंगे। और उसके साथ साथ एम्ब्रियोलॉजी और फाइटोकेमिस्ट्री भी देखेंगे। अब ये एम्ब्रियोलॉजी क्या है, फाइटोकेमिस्ट्री क्या है। एम्ब्रियोलॉजी मीन्स द स्टडी ऑफ एम्ब्रियो, मतलब यहाँ पे एम्ब्रियो भी देखेंगे कि एम्ब्रियो कैसे बन रहा है, एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर क्या है। तो एम्ब्रियो के बेसिस पे भी हम चीजों को क्लासिफाई करेंगे। और उसके साथ साथ हम बेटा
फाइटोकेमिस्ट्री भी देखेंगे। फाइटो मतलब प्लांट्स, केमिस्ट्री मतलब केमिस्ट्री, मतलब प्लांट की केमिस्ट्री। तो प्लांट में केमिस्ट्री कैसी है? अब प्लांट की केमिस्ट्री क्या मैम? प्लांट की केमिस्ट्री जैसे कौन कौन से स्ट्रक्चर्स है, लाइक कैसे कौन कौन से प्रोटीन्स हैं, कौन कौन से लिपिड हैं, कौन कौन से प्लांट्स में, तो इन सब के बेसिस पे हम क्या करेंगे, चीजों को क्लासिफाई करेंगे। अगर सबके प्रोटीन सिमिलर है, ठीक है, उनकी फाइटोकेमिस्ट्री सिमिलर है, इनको एक ग्रुप में डाल दो। इनकी एनाटॉमी मॉर्फोलॉजी दोनों सिमिलर है तो इनको एक ग्रुप में डाल दो। ठीक है, तो ऐसे करके क्या किया बेटा, इन्होंने क्लासिफाई किया। इनका क्लासिफिकेशन आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन से तो बेटर था, आर्टिफिशियल सिस्टम से तो नेचुरल सिस्टम बेटर ही था। ठीक है, उसके बाद बेटा इसमें भी काफी कमियां थी, तो उसके बाद आया फाइलोजेनेटिक सिस्टम। कौन सा सिस्टम आया बेटा? फाइलोजेनेटिक सिस्टम आया। फाइलोजेनेटिक सिस्टम का क्राइटेरिया था, मतलब किस बेसिस पे इनमें डिवाइड किया गया, वो था बेटा फाइलोजेनी। फाइलोजेनी का मतलब होता है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या होता है? देखो, अब मुझे कैसे पता चला कि भाई मैं मतलब हम ह्यूमन चिंपैंजी से आए हैं, हमारे जो पूर्वज होते थे वो चिंपैंजी होते थे। ठीक है, बंदर और मुझ में कितनी सिमिलैरिटीज है। ठीक है, अब आप बोलोगे मैम ये कैसे? तो देखो बेटा, होता क्या है, हमारे जो डीएनए होते हैं, हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो डीएनए होते हैं उनको मैच किया जाता है। तो देखते हैं कितने परसेंट कि मेरा मतलब हम ह्यूमन का डीएनए और एक बंदर का डीएनए 70% मैच करता है। तो नंबर तो बेटा जुटला नहीं सकते ना, मेरे लिए 70 है, आपके लिए भी वो 70% ही होगा, इंडिया वालों के लिए भी 70% होगा, अफ्रीका वालों के लिए भी 70% होगा, दुनिया के हर कोने के लोग के लिए नंबर 70 ही होगा। अब नंबर तो चेंज नहीं हो सकता, तो हर किसी के लिए 70% क्या है, सिमिलर है कि भाई मुझ में, मतलब हम ह्यूमन बीइंग में और मंकी में 70% सिमिलैरिटीज है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हम लोगों के पूर्वज सेम होंगे, हम लोगों के जो पूर्वज होंगे, एंसेस्टर होंगे, वो सेम होंगे। तो हम इस फाइलोजेनी के बेसिस पे, हम इस इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बेसिस पे भी क्या करते हैं बेटा, चीजों को देखते हैं कि कितने सिमिलर हैं ये लोग। तो ये लास्ट स्टैंप हो गया एक तरह से कि हमने बाकी चीजें तो देख ली, पर लास्ट में हम फाइलोजेनी उनकी जरूर देखेंगे, उससे हम कंफर्म हो जाएगा, उससे कंफर्म हो जाएगा कि हाँ इनमें काफी सिमिलैरिटीज है। ठीक है, तो फाइलोजेनेटिक सिस्टम किसके ऊपर बेस्ड था? इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के ऊपर। ठीक है, ये बेटा करेंटली एक्सेप्टेड है, अभी तक इसको ही माना गया है। अब आगे जाके तुम कोई नया सिस्टम ले आओ तो वो अलग बात है, बट अभी तक बेटा इसी सिस्टम को माना गया है। ये सिस्टम दिया किसने? ये सिस्टम दिया था बेटा एंगलर और प्रेनेट ने। किसने दिया था? एंगलर और प्रेनेट ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक काम करते हैं, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है लीनियस क्लासिफिकेशन वाज, लीनियस क्लासिफिकेशन कैसा था? आर्टिफिशियल था, नेचुरल था, फाइलोजेनेटिक था, या फिर बेटा न्यूमेरिकल था? हमने अभी अभी देखा आर्टिफिशियल सिस्टम था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट आते हैं एल्गी पे। अब देखो, प्लांट को कुछ पार्ट्स, मतलब प्लांट को कुछ ग्रुप्स में क्लासिफाई किया गया है। सबसे पहला ग्रुप है एल्गी। ठीक है, सबसे पहला ग्रुप क्या है बेटा? एल्गी। एल्गी, जिम्नोस्पर्म, टेरिडोफाइट, ठीक है, ब्रायोफाइट और एंजियोस्पर्म, ये सब क्या है बेटा? ये इनके ग्रुप्स है। सबसे पहले आता है एल्गी, उसके बाद क्या आता है बेटा? उसके बाद आता है ब्रायोफाइट, ब्रायोफाइट के बाद टेरिडोफाइट, टेरिडोफाइट के बाद जिम्नोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म के बाद एंजियोस्पर्म। हम इसी सीरीज में चीजों को पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं? ठीक है, जैसे कि बेटा एनिमल किंगडम में ना, एनिमल किंगडम में जैसे फाइलम है ना, तो ये भी क्या है? प्लांट के डिवीजन ही है। किंगडम प्लांटी, उसके कुछ डिवीजन है, जैसे डिवीजन, जैसे अब आप बोलोगे मैम ये डिवीजन क्या था? हमने फाइलम तो पढ़ा था। आपने फाइलम तो पढ़ाया था, पर बेटा मैंने डिवीजन भी पढ़ाया था। अगर आप लोगों ने लिविंग वर्ल्ड चैप्टर पढ़ा हो तो वहां पे क्या पढ़ा था कि किंगडम सबके लिए बराबर है। ठीक है, अब एनिमल के केस में हम उसको फाइलम बोल देते हैं, प्लांट के केस में हम उसको डिवीजन बोल देते हैं। जैसे एनिमल में फाइलम थे ना, फाइलम पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, इकाइनोडर्मेटा, ये सारे क्या थे? फाइलम थे। ठीक है, इनको भी हम हमेशा सीरीज में पढ़ते हैं।
सीरीज में क्यों पढ़ते हैं, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स ऐसे जाते हैं। सेम ऐसे ही बेटा प्लांट में किंगडम प्लांटी में टोटल कितने डिवीजन है, पहला डिवीजन एल्गी, दूसरा ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, ठीक है, और एंजियोस्पर्म। ठीक है, तो ये सारे डिवीजन बेटा आज हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। बट हम यहाँ पे बेटा एंजियोस्पर्म नहीं पढ़ेंगे। पहले आप लोग के सिलेबस में बेटा एंजियोस्पर्म दे रखा था, अब आप लोग के सिलेबस से एंजियोस्पर्म को डिलीट कर दिया गया है। क्यों डिलीट किया है, ठीक है, उसकी भी एक वजह है, क्योंकि एंजियोस्पर्म को बेटा डिटेल में दे रखा है क्लास 12 के पहले चैप्टर, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। जो फ्लावरिंग प्लांट है वो एंजियोस्पर्म ही है। हम अकेला बेटा इकलौता एंजियोस्पर्म ही ऐसा है जिनके प्लांट्स में फ्लावर आते हैं। तो एंजियोस्पर्म को हम फिर क्लास 12 के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ लेते हैं, इसलिए एंजियोस्पर्म को छोड़ के बाकी जितने भी डिवीजन है वो आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला है एल्गी। एल्गी बेटा सिंपलेस्ट प्लांट होते हैं। कैसे होते हैं, सिंपलेस्ट प्लांट होते हैं, सबसे सिंपल प्लांट है, सबसे सिंपल प्लांट। अगर बेटा हम इनके हैबिट की बात करें तो ये कैसे, इनमें क्या होता है, ये थैलॉइड होते हैं। थैलॉइड का मतलब, जैसे अगर मैं बात करूं आपसे कि आप बताओ कि प्लांट क्या है, तो आप बता दोगे ना, है ना। ऐसा तो नहीं है कि किस एक लड़की जा रही है उसको बोल दो अरे ये तो प्लांट है, अरे ये तो ट्री है, ठीक है, या फिर कोई ट्री है बोलोगे अरे ये लड़की यहाँ पे क्यों खड़ी है और इसके बाल हरे क्यों है ना, पहचान लोगे ना। पर कैसे पहचानोगे, कैसे पहचानोगे, उनके पास स्टेम है, उनके पास लीव्स है, उनके पास रूट्स है, ठीक है। पर जो बेटा ये एल्गी होते हैं ना, इनके पास प्रॉपर कोई लीफ नहीं होती, प्रॉपर कोई रूट नहीं होती, प्रॉपर कोई स्टेम नहीं होती। लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, रूट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। तो ये जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है, रूट लाइक स्ट्रक्चर है, इसी को क्या बोलते हैं बेटा, थैलॉइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, थैलॉइड बोलते हैं। ठीक है, तो इनमें प्रॉपर कोई स्टेम, लीफ, रूट कुछ नहीं है, इनमें क्या है बेटा, थैलॉइड है। ठीक है, ये फोटोसिंथेटिक होते हैं, मतलब फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। इनमें पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं, इसी पिगमेंट की वजह से ये अलग अलग कलर के होते हैं। आगे हम पढ़ेंगे कौन कौन से कलर के होते हैं। ठीक है, स्मॉल होते हैं, बड़े ही छोटे होते हैं और सिंपल प्लांट होते हैं। और इनमें बेटा वस्कुलर टिश्यू एब्सेंट होते हैं। मैम व्हाट इज वस्कुलर टिश्यू, वस्कुलर टिश्यू बेटा आप लोगों ने क्लास 9th और 10th में पढ़ा होगा, जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है, जो ट्रांसपोर्टेशन करवाते हैं, फ्लोएम फूड का ट्रांसपोर्टेशन करवाता है, जाइलम वाटर का ट्रांसपोर्टेशन करवाता है, आपने पढ़ा होगा 9th-10th क्लास में। ये क्या है, ये वस्कुलर टिश्यू है। तो ये वस्कुलर टिश्यू बेटा इनमें एब्सेंट होते हैं। अब आप बोलोगे मैम एब्सेंट है तो ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा, बेटा ये इतने छोटे हैं, इतने छोटे हैं कि किसी चीज के ऐसे कोई ट्यूब की, ऐसी किसी टिश्यू की जरूरत ही नहीं है जो स्पेशली ये ट्रांसपोर्टेशन करवाए। इतने छोटे हैं, जैसे ही बनता है थोड़ा सा फैलता है और पहुंच गया सब तक। ठीक है, तो इसलिए इनको कोई वस्कुलर टिश्यू की जरूरत नहीं है, तो इसलिए वस्कुलर टिश्यू यहाँ पे एब्सेंट होते हैं। ठीक है, अब इनके हैबिटेट की बात करते हैं। ये हमें पानी में देखने को मिलते हैं। मोस्टली जितने भी एल्गी होते हैं ये कहाँ पे होते हैं बेटा, पानी में ही होते हैं, मींस एक्वेटिक होते हैं। एक्वेटिक मतलब पानी में रहने वाले। ठीक है, अब कुछ एल्गी होते हैं जो फ्रेश वाटर में रहते हैं, एकदम जो साफ सुथरा पानी होता है। साफ सुथरा का मतलब वैसा नहीं, क्लीन वाटर, ठीक है, बिना नमक वाला। ठीक है, जैसे हमारे गंगा पानी, मतलब रिवर का पानी बोल लो या पॉन्ड का पानी बोल लो, लेक का पानी, ये सब क्या है, फ्रेश वाटर है। ठीक है, और उसके साथ साथ ये हमें बेटा मराइन वाटर, मराइन मतलब खारा पानी, जैसे सी, ओशन। ठीक है, तो ये मराइन वाटर में भी देखने को मिल जाएंगे, फ्रेश वाटर में भी देखने को मिल जाएंगे। और उसके साथ साथ बेटा जहां पे नमी होती है, मतलब जो मॉइस्ट प्लेसेस होते हैं, वहां पे भी ये एल्गी देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, अब अगर इनके साइज, शेप की बात करें तो बहुत ज्यादा वेरिएबल है। इनका कोई फिक्स शेप, फिक्स साइज नहीं है, बहुत वेरिएबल है। कोई एल्गी किसी शेप का है, किसी साइज का है, तो अलग अलग शेप, अलग अलग साइज की मिल जाएंगी। इसलिए हम सीधा सीधा लिख देते हैं हाईली वेरिएबल, बहुत ज्यादा वेरी करते हैं, अलग अलग तरीके के देखने को मिल जाएंगे। अब बात करते हैं बेटा किसकी, एग्जाम्पल्स की, कि कौन कौन से एग्जाम्पल्स है एल्गी के। तो सबसे पहले आता है क्लेमाइडोमोनास, कोरोला। अब आप बोलोगे मैम
ये तो कहीं सुना सुना लग रहा है, कहीं पढ़ा पढ़ा लग रहा है। तो बिल्कुल अगर आपको ऐसा लग रहा है तो बिल्कुल सही, और अगर जिसको नहीं लग रहा है तो बेटा बहुत गलत बात है। इसका मतलब आपने प्रीवियस चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन नहीं पढ़ा है। ठीक है, चलो तो देखो क्लेमाइडोमोनास और ये क्लोरेला, ये आपने कहाँ पढ़ा है? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में बेटा प्रोटिस्टा में पढ़ा होगा। प्रोटिस्टा की एक खासियत थी कि प्रोटिस्टा की कोई ऐसे बाउंड्री नहीं है, हमने प्रॉपर पढ़ा भी था, वहां पे एक लाइन थी, एनसीईआरटी की लाइन थी कि इनकी कोई फिक्स बाउंड्री नहीं होती है। मतलब इनके पास कुछ ऐसे कैरेक्टर है जो एकदम अलग है, कुछ ऐसे कैरेक्टर है जो किसी प्लांट से मैच करते हैं या एनिमल से मैच करते हैं या फंजाई से मैच करते हैं, तो हम उनको प्रोटिस्टा में भी पढ़ लेते हैं और उसके साथ साथ हम इनको अलग अलग किंगडम में भी पढ़ लेते हैं। तो देखो आ गया ना यहाँ पे किंगडम प्लांटी में। तो जो क्लेमाइडोमोनास है, क्लोरेला है, ये कैसे होते हैं बेटा? यूनिसेलुलर होते हैं, बट ये प्लांट में भी आते हैं क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस भी करते हैं। ठीक है, उसके अलावा वॉल्वॉक्स, वॉल्वॉक्स बेटा कॉलोनी फॉर्म करते हैं। क्या फॉर्म करते हैं? कॉलोनी, और एक फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। जैसे एक वॉल्वॉक्स बेटा ये हो गया, वॉल्वॉक्स 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 वॉल्वॉक्स, ये सब साथ में रह रहे हैं और क्या बना ले रहे हैं? एक कॉलोनी बना ले रहे हैं, एक कॉलोनी बना ले रहे हैं, एक कॉलोनी बना ले रहे हैं, और फुटबॉल जैसा स्ट्रक्चर बन गया। ऐसा नहीं है केवल बाहर वॉल्वॉक्स 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 वॉल्वॉक्स, इन्होंने भी ऐसा क्या बना ली? कॉलोनी बना ली, मतलब ग्रुप में रह रहे हैं। ठीक है, फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर बना लिया। ठीक है, नेक्स्ट बेटा कुछ एल्गी ऐसे होते हैं जो फिलामेंटस फॉर्म में होते हैं, जैसे स्पाइरोगायरा, ठीक है, यूलोथ्रिक्स। कैसे होते हैं? जैसे ये हो गया, ठीक है, फिलामेंटस फॉर्म में भी बेटा देखने को मिल जाएंगे। किसमें देखने को मिल जाएंगे? फिलामेंटस फॉर्म में भी देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट है बेटा कैल्प, कैल्प बेटा ब्रांच फॉर्म में देखने को मिलता है। तो हमने यहाँ पे एग्जांपल्स देखे, क्या क्या एग्जांपल देखे? सबसे पहले हमने देखा क्लेमाइडोमोनास, ठीक है, क्लोरेला, ये क्या है? यूनिसेलुलर प्लांट्स हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। ठीक है, उसके बाद वॉल्वॉक्स, वॉल्वॉक्स भी बेटा एक एल्गी है, कॉलोनी फॉर्म में रहता है। नेक्स्ट है स्पाइरोगायरा यूलोथ्रिक्स, ये फिलामेंटस फॉर्म बनाते हैं। और नेक्स्ट है बेटा कैल्प, जो हमें ब्रांच फॉर्म में देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इनका एसोसिएशन। एसोसिएशन का मतलब होता है कि ये मिल बांट के रहते हैं। जैसे कि मैं, ठीक है, मेरे को बेटा सब कुछ आता है, सब कुछ, ठीक है, बट मेरे को खाना बनाना नहीं आता, बड़ी ही दिक्कत है। और आप हो, आपको खाना बहुत बढ़िया बनाना आता है, आप एकदम मास्टर शेफ के गोल्ड मेडल के खिलाड़ी हो। ठीक है, आप खाना बहुत बढ़िया बना लेते हो, पर आपको बाकी काम नहीं आते। अब मैं अपनी जिंदगी से परेशान कि यार क्या फायदा हुआ सब कुछ आने का, जब मेरे को खाना बनाना ही नहीं आता है, कि मैं खा ही नहीं पाती हूँ, मैं भूखी रह जाती हूँ, और बाहर का खाऊंगी ज्यादा तो बीमार पड़ जाऊंगी। ठीक है, उसके अलावा आप परेशान हो कि क्या फायदा हुआ अच्छा खाना बनाने का जब मेरे को बाकी चीजें नहीं आती। ठीक है, तो भाई अपनी जिंदगी को कोसते कोसते मैं इधर से गुजर रही थी, आप अपनी जिंदगी को कोसते कोसते इधर से गुजर रहे थे, हम दोनों मिले और हम दोनों ने आपस की बातें सुनी, मतलब अपनी अपनी बात, मतलब मैंने आपकी बात सुनी, आपने मेरी बात सुनी। फिर हमने सोचा एक काम करते हैं, हम दोनों रूममेट बन जाते हैं। ठीक है, मैं आपके बाकी काम कर दूंगी और आप मेरे लिए खाना बना देना। ठीक है, तो हो गया ना। तो ये जो हुआ, ये क्या था बेटा? एसोसिएशन है। ये क्या है? एसोसिएशन है। मिल बांट के रह रहे हैं कि भाई मैंने कुछ किया आपके लिए और आपने बदले में मेरे लिए कुछ कर दिया। सलमान खान कहते हैं ना कि मुझ पे कोई एहसान करना, कि मुझ पे कोई एहसान मत करना, तो वही आपने मुझ पे एहसान किया कि आपने मेरे लिए टेस्टी टेस्टी खाना बनाया, तो मैंने उस एहसान को चुका दिया कि मैंने उसके बदले आपको कुछ चीजें प्रोवाइड कर दी। तो ये क्या है बेटा? एसोसिएशन हो गया। तो ऐसे ही हमने प्रीवियस चैप्टर में एल्गी और फंजाई के बीच एसोसिएशन देखा कि एल्गी फंजाई को खाना प्रोवाइड कर रही है, उसके बदले फंजाई एल्गी को रहने के लिए जगह दे रही है और साथ में प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है। और एल्गी और फंजाई मिलके क्या बना लेते हैं बेटा? लाइकेंस बना लेते हैं। हम ये पढ़ चुके हैं प्रीवियस चैप्टर में। नेक्स्ट जो बेटा एसोसिएशन है, ये आपने नहीं पढ़ा है, ये है एल्गी और स्लॉथ बियर में। बियर वो पीने वाली बियर नहीं है, भालू वाला बियर है। ठीक है, तो देखो
एल्गी और स्लॉथ बियर में क्या रिलेशनशिप है? अब बियर है, कहीं पे जा रहा है, ठीक है, उसके दुश्मन उसको दूर से देख के उस पर अटैक कर देंगे कि अरे वो तो रहा बियर, अटैक करो, खा लो इसको, ठीक है। अब होता क्या है, स्लॉथ बियर के ऊपर फंजाई पूरी आ जाती है, मतलब स्लॉथ बियर को फंजाई नहीं, एल्गी क्या कर लेती है, पूरा कवर कर लेती है, जिसकी वजह से स्लॉथ बियर एकदम हरा हरा सा दिख रहा है, ठीक है। तो इसने क्या किया बेटा, एल्गी ने स्लॉथ बियर को क्या किया, प्रोटेक्शन प्रोवाइड की, कॉमोफ्लेज करने में हेल्प कर रहा है, और बदले में स्लॉथ बियर क्या कर रहा है, एल्गी के लिए पानी प्रोवाइड कर रहा है। कैसे? जो ये स्लॉथ बियर होते हैं इनको पानी से बड़ा ही प्यार है। जैसे बेटा अब आजकल के बच्चे तो खैर नहाते नहीं है, बस ऐसे मुंह चुपड़ के आ गए, पर ये जो स्लॉथ बियर है इसको पानी बहुत पसंद है, ये जाता है पानी में और ऐसे ऐसे डुबकी मार के या ऐसे ऐसे, ठीक है, पूरा लपेट के आ जाता है पानी में। तो एल्गी को क्या मिल गया, इसी बहाने पानी मिल गया, और एल्गी ने स्लॉथ बियर को कवर कर लिया, जिसकी वजह से स्लॉथ बियर क्या हो गया, कॉमोफ्लेज हो गया, ढक गया। तो अब सपोज घास में है स्लॉथ बियर, हरा कलर का है, घास जैसा ही, तो दूर से दुश्मन उनको पहचान नहीं पाएंगे। ऐसे ही बेटा खासियत है हमारे जो सोल्जर हैं, ठीक है, हमारे भारत के, तो उनकी आपने वर्दी देखी होगी, उनकी भी वर्दी ऐसी है, ग्रीन प्लस ब्राउन से शेड की, ठीक है, कि अगर वो किसी रेगिस्तान में लड़ रहे हैं तो दूर से दुश्मन उनको देख नहीं पाएंगे, कॉमोफ्लेज हो जाएंगे। अगर वो किसी घास वाली जगह पे किसी ग्रासलैंड में लड़ रहे हैं तो भी वो ग्रीन की वजह से कॉमोफ्लेज हो जाएंगे, ठीक है। तो वर्दी की खासियत तो है, ठीक है, बहुत सोच समझ के इंडिया की जो सोल्जर हैं उनकी वर्दी बनाई गई है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं किसकी बेटा, रिप्रोडक्शन की, कि ये जो एल्गी है ये कैसे रिप्रोडक्शन करते हैं। तो इन एल्गी में 3 तरीके से रिप्रोडक्शन देखा जाता है, दैट इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ठीक है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में क्या होता है, जैसे ये फ्रेगमेंटेशन करते हैं, मैंने आपको बेटा पढ़ाया भी था, जैसे ये फ्रेगमेंट है, ये कट गया और ये अपने आप को ग्रो कर गया, ये पूरा एडल्ट बन गया, ये भी, तो ऐसे करके फ्रेगमेंटेशन हो जाता है, ठीक है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बेटा सबसे कॉमन जो है वो बनता है स्पोर। कौन सा स्पोर? वो है बेटा जू स्पोर। जू स्पोर ऐसा स्पोर जो कैसा है, मोटाइल है, मतलब मूव कर सकता है। जू स्पोर है जो मूव कर सकता है। कैसे मूव कर सकता है? क्योंकि इसके पास है फ्लैजिला, इसकी खोपड़ी पे है 2 बाल, मतलब फ्लैजिला, ठीक है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे करता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इनके जो गैमीट बनते हैं बेटा वो फ्यूज कर लेते हैं और डिप्लॉइड जाइगोट बन जाता है। नॉर्मली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कि किस किस तरह के गैमीट देखने को मिलते हैं हमें एल्गी में। तो सबसे पहले टाइप का गैमीट है जो है बेटा आइसोगैमीट। आइसो का मतलब होता है सेम, आइसो का मतलब होता है सेम, मतलब सेम सेम टाइप के गैमीट होंगे, एकदम सेम, जैसा मेल गैमीट है वैसा ही फीमेल गैमीट होगा, ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं, ठीक है। अब ये आइसोगैमीट बेटा फ्लैजिलेटेड भी हो सकते हैं, नॉन फ्लैजिलेटेड भी। फ्लैजिलेटेड का मतलब मेल जो गैमीट है उसमें भी फ्लैजिला है, फीमेल गैमीट है उसमें भी फ्लैजिला है, दोनों एक जैसे हैं। जैसे कि एग्जांपल है यूलोथ्रिक्स, ठीक है। नेक्स्ट बेटा नॉन फ्लैजिलेटेड, मतलब मेल गैमीट भी नॉन फ्लैजिलेटेड है, मतलब मेल गैमीट के पास भी कोई फ्लैजिला नहीं है और फीमेल गैमीट के पास भी कोई फ्लैजिला नहीं है। जैसे कि एग्जांपल है बेटा स्पाइरोगायरा, तो ये क्या है, आइसोगैमीट है। आइसो मतलब सेम दिखते हैं गैमीट, ठीक है, सेम सेम होते हैं। नेक्स्ट है बेटा एन आइसो, एन मतलब नहीं, मतलब सेम नहीं है, तो या तो कुछ भी हो सकता है, या तो मेल बड़ा है, मेल गैमीट बड़ा है, फीमेल गैमीट छोटा है, या फीमेल गैमीट बड़ा है, मेल गैमीट छोटा है, फीमेल गैमीट के पास फ्लैजिला है, मेल गैमीट के पास फ्लैजिला नहीं है, या फिर फीमेल गैमीट के पास फ्लैजिला है, मेल, मतलब ऐसे क्या है, डिफरेंस है, ठीक है। मतलब एन आइसो मतलब सिमिलर नहीं है, डिफरेंट डिफरेंट गैमीट है। ये कंडीशन हमें कहाँ देखने को मिलती है, यूडोरिना में देखने को मिलती है। नेक्स्ट आता है बेटा ऊगैमस। ऊगैमस में क्या होता है, ऊगैमस भी एक तरह का एन आइसोगैमीट ही है, बट यहाँ पे क्या है, ठीक है, एन आइसोगैमीट में तो कुछ भी हो सकता है, मेल गैमीट बड़ा हो सकता है, फीमेल गैमीट छोटा हो सकता है, ठीक है, या फिर फीमेल गैमीट बड़ा हो सकता है, मेल गैमीट छोटा हो सकता है, फीमेल गैमीट मोटाइल हो सकता है, मेल गैमीट नॉन मोटाइल हो सकता है,
कुछ भी हो सकता है। बट oogamous में क्या होता है बेटा, जो फीमेल गैमीट होता है वो बहुत ही बड़ा होता है, लार्ज होता है और नॉन मोटाइल होता है। मतलब नॉन मोटाइल का मतलब मूव नहीं कर सकता, मोटाइल का मतलब मूव कर सकता है, ठीक है। और जो मेल गैमीट होता है वो छोटा होता है, स्मॉल होता है और मोटाइल होता है, मूव कर सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल है बेटा वॉल्वॉक्स, फ्यूकस, इन सब में क्या देखने को मिलता है, हमें oogamous देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए अब आते हैं बेटा इनकी इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस पे, कि इनकी इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस क्या है। चलिए डिस्कस करते हैं, बहुत ही इजी है। मैं यहाँ पे बेटा एक इक्वेशन लिखती हूं, मैं यहाँ पे एक इक्वेशन लिखती है। कुछ जानी पहचानी सी इक्वेशन लग रही है, क्या लग रहा है, क्या है ये? आप बोलोगे मैम ये तो ना फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन जैसा लग रहा है, ठीक है। बैलेंस नहीं है बेटा, बस समझाने के लिए है, ठीक है। ये है बेटा फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन, ठीक है। तो हमें पता है जो एल्गी है वो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, मतलब उनमें ये होता है। तो हम बोल सकते हैं ना कि यहाँ पे एल्गी क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो CO2 है, CO2 को किस में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, खाने में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, पहला पॉइंट। उसके साथ साथ ये हमारे लिए ऑक्सीजन बना रहे हैं, दूसरा पॉइंट, ठीक है। तो क्या करते हैं, CO2 फिक्सेशन करते हैं। 50% CO2 फिक्सेशन बेटा एल्गी ही करते हैं। तो CO2 फिक्सेशन मतलब CO2 को फिक्स कर देना, CO2 को किसी ना किसी चीज में कन्वर्ट कर देना। तो CO2 को खाने में, ग्लूकोज में कन्वर्ट कर रहे हैं। उसके बाद ये फूड साइकिल को सपोर्ट करते हैं वाटर में। कैसे? एल्गी को कोई खाता है, मतलब पानी में, मतलब पॉन्ड में या लेक में, रिवर में, ओशन में, सी में, ठीक है। फूड साइकिल में क्या होता है बेटा, प्रोड्यूसर होता है, प्रोड्यूसर को खाता है कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर, ये सब, ठीक है। तो ये प्रोड्यूसर की तरह काम कर रहा है। अब इसको खाएगा कोई प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर को खाएगा कोई सेकेंडरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर को खाएगा कोई टर्शरी कंज्यूमर। तो ऐसे करके क्या कर रहे हैं, ये फूड साइकिल को मेंटेन करके रख रहा है, सपोर्ट कर रहा है पानी में, ठीक है। उसके बाद ये ऑक्सीजन के अमाउंट को बढ़ा देता है एनवायरनमेंट में, क्योंकि फोटोसिंथेसिस कर रहा है, ठीक है। जैसे कि बेटा सार्गेसम, लैमिनेरिया, पोरफायरा, ये सबसे ज्यादा खाना बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट क्या है बेटा, ये हाइड्रोकोलाइड्स होते हैं। हाइड्रोकोलाइड का मतलब ये क्या करते हैं बेटा, पानी को, ये मतलब ये ऐसे सब्सटेंस है जो पानी को होल्ड करके रखते हैं। किसको होल्ड करके रखते हैं बेटा, पानी को होल्ड करके रखते हैं। नेक्स्ट, इनसे अगार निकाला जाता है, एल्गी से अगार प्रोड्यूस करते हैं। अगार क्या है, अगार बेटा एक सॉलिडिफाइंग एजेंट है। अब ये सॉलिडिफाइंग एजेंट क्या होता है, जैसे कि बेटा आप लोगों ने जेली खाई होगी ना, तो जेली होता क्या है, ठीक है, पानी है, पानी में कुछ फ्लेवर डाल दिया, जैसे मैंगो फ्लेवर की जेली, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर की जेली, ठीक है। तो पानी में फ्लेवर डाल दिया और उसके बाद एक सॉलिडिफाइंग एजेंट डाल दिया, जिसकी वजह से वो पानी क्या हो गया, जम सा गया, सॉलिड फॉर्म में आ गया, ठीक है। तो उसमें भी बेटा अगार को यूज किया जाता है। उसके अलावा हम जो बायो की लैब्स वगैरह है उसमें भी अगार का बहुत ज्यादा यूज करते हैं। कहाँ पे, देखो बेटा होता क्या है, जब जो लोग माइक्रोबायोलॉजी के जो लैबोरेटरी वर्क करते हैं, मतलब माइक्रोब पे काम कर रहे हैं, लाइक बैक्टीरिया पे काम कर रहे हैं। अब बैक्टीरिया की हमें ग्रोथ देखनी है, हमें देखना है कि ये बैक्टीरिया कैसे ग्रो करते हैं, क्या करते हैं, कैसे रिप्रोडक्शन होता है, मतलब हमें उनकी स्टडी करनी है। तो स्टडी करने के लिए हमें बैक्टीरिया को पालना पड़ेगा। अब पालने के लिए उनको खाना खिलाना पड़ेगा। तो हम खाने में क्या खिलाएंगे, उनको हम न्यूट्रिएंट्स देंगे। तो एक न्यूट्रिएंट मीडिया आता है बेटा, उसको पानी में घोल देते हैं। तो उनमें वो सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो एक बैक्टीरिया को जरूरी है, उनको ग्रोथ के लिए, उनके रिप्रोडक्शन के लिए, ठीक है। अब सपोज बेटा एक प्लेट सी होती है जिसको बोलते हैं पेट्री प्लेट, ठीक है। जब आप लोग 12th के बाद आप जब लोग माइक्रोबायोलॉजी की लैब्स वगैरह में जाओगे तो वहां पे आप देखोगे पेट्री प्लेट होती है। पेट्री प्लेट तो आप लोग 11th 12th में भी देखोगे, आपके स्कूल की जो लैब होगी उसमें यूज होती होगी। तो पेट्री प्लेट में क्या किया, उसको डाल दिया, सपोज
पानी में घोल के, अब उनमें बैक्टीरिया है। तो एक बात बताओ बेटा, अब वो बह नहीं जाएंगे? अब उनकी ग्रोथ के लिए क्या चाहिए बेटा? उनको स्टेबल होना पड़ेगा। पानी क्या है? अब सपोज मैंने एक कटोरी में पानी रख दिया, उसमें वो न्यूट्रिएंट मीडिया है, उसमें बैक्टीरिया डाल दिए, इसको मैं यहाँ के उठा रख रही हूँ, ये कर रही हूँ, तो उसमें बैक्टीरिया हिल रहे हैं, तो क्या वो अच्छे से ग्रो कर पाएंगे? रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। अगर सपोज बेटा तुम लोग पढ़ रहे हो, ठीक है, मैंने बोला कि बच्चों तुम्हें इतना पढ़ना है, इतना पढ़ना है कि तुम इतने काबिल बन जाओ, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक कर लो और बहुत बढ़िया नंबर लेके आओ, टॉप करो, गोल्ड मेडल लेके आओ, देश का नाम रोशन करो, खुद का नाम रोशन करो, घर वालों का नाम रोशन करो। तो मैंने तुम्हें बिठा दिया, तो मैंने तुम लोगों को एक स्टडी रूम भी तुम लोगों के लिए बनवाया है, वहां बैठ के तुम पढ़ो, ठीक है। पर मैं क्या कर रही हूँ, थोड़ी थोड़ी देर बाद तुम लोग को पोक कर रही हूँ, ए भाई यार चलोगे यार, चलो यार थोड़े मोमोज खा के आते हैं, आओ गोलगप्पे खा के आते हैं, बड़े ही दिन हो गए गोलगप्पे नहीं खाए, ठीक है। फिर 5 मिनट फिर आ गए, यार चल रहे थोड़ी देर के लिए समोसे खा के आते हैं। यार एक बात बताओ, बोर हो रहे, क्या करूं? अरे यार देख देख ये वाली रील देख कितनी मस्त लग रही है, ठीक है। तो मैं क्या कर रही हूँ, थोड़ी थोड़ी देर बाद पोक कर रही हूँ, तो क्या तुम अच्छे से पढ़ पाओगे? नहीं पढ़ पाओगे। तो ऐसे ही बेटा अगर मैंने पानी में ऐसे ही वो न्यूट्रिएंट्स घोल के बैक्टीरिया उसमें डाल दिए कि भाई ग्रोथ करो, रिप्रोडक्शन करो, तो नहीं कर पाएंगे, हमें उनको स्टेबलाइज करना पड़ेगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं बेटा, जब पानी में वो न्यूट्रिएंट मीडिया डालते हैं उसके बाद हम उसमें अगार डाल के उसको सॉलिडिफाई कर देते हैं, फिर उसमें बैक्टीरिया होते हैं, जिससे उनको एक स्टेबलाइज जगह मिल जाए, हिले ना, कि हम कहीं पे मूव करवा रहे तो हिल रही है, पानी गिर गया पता चला, तो वो हिले ना, सॉलिडिफाई हो जाए और आराम से बैक्टीरिया की ग्रोथ हो पाए, ठीक है। तो हम यहाँ पे अगार को यूज करते हैं। अब अगार कौन कौन से एल्गी से बेटा एक्सक्रीट किया जाता है? डेट इज जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया, ठीक है। जेली से याद रख सकते हो, जेलिडियम, ठीक है। चलो नेक्स्ट बेटा, ये प्रोटीन फॉर्म करते हैं, ठीक है। कुछ एल्गी ऐसे होते हैं जैसे कि हमारे हैं कोरेला, ठीक है। कोरेला से बेटा प्रोटीन एक्सट्रैक्ट किया जाता है, जो हम फूड सप्लीमेंट के लिए यूज करते हैं। सपोज, ठीक है, कोई रॉकेट से, ठीक है, मार्स पे जा रहा है, ठीक है। अब क्या हुआ, मम्मी कह रही है यार तू इतने महीनों के लिए जा रहा है, एक काम कर बेटा, तू ले जा, ठीक है, तू एक काम कर 100 पराठे ले जा, 3 किलो अचार ले जा, थोड़े से आलू की सब्जी ले जा। जैसे हम कहीं पे जाते हैं ट्रैवलिंग टाइम पे, ठीक है, तो क्या होता है, मम्मी ट्रैवलिंग टाइम पे क्या करती है कि बहुत सारा खाना दे देती है कि ये लो पूरी भर भर के, अचार लो, ठीक है, और आलू लो, ठीक है। तो ये सब। अब मुझे एक बात बताओ, अगर इतना सारा बेटा खाना ले जाएंगे तो हमें ऊपर जाना है ना, एयरक्राफ्ट हल्का होना चाहिए, और पता चला हमने बेटा 50 किलो तो खाना भर रखा है, तो कैसे काम चलेगा? तो इसीलिए जो बेटा जाते हैं, ठीक है, तो वो लोग सप्लीमेंट्स यूज करते हैं कि हल्का हो, ठीक है, और प्लस उनको वो सारे न्यूट्रिएंट्स भी मिल जाए। तो प्रोटीन एज अ फूड सप्लीमेंट एक्सट्रैक्ट किया जाता है कोरेला से, जिसको वो लोग यूज करते हैं एज अ प्रोटीन सप्लीमेंट, ठीक है। तो ये थे बेटा इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस। तो मैं एक बार कंक्लूड कर देती हूँ कि कौन कौन से इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस थे। सबसे पहले हमने देखा बेटा कि एल्गी फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो फोटोसिंथेसिस की वजह से ये CO2 का फिक्सेशन करवाते हैं, ठीक है। 50% इन्वायरमेंट में, दुनिया में 50% CO2 का फिक्सेशन ये एल्गी ही करवाते हैं। CO2 का फिक्सेशन मीन्स कि CO2 को कन्वर्ट करवा देंगे फूड में, ग्लूकोज में। उसके बाद बेटा ये इन्वायरमेंट में बहुत ज्यादा ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। उसके अलावा ये फूड साइकिल को भी सपोर्ट करते हैं वाटर में। फिर इनके पास ऐसा सब्सटेंस बनाते हैं जिसके पास वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है। उसके अलावा ये अगार बनाते हैं और इसको हम एज अ प्रोटीन सप्लीमेंट भी यूज करते हैं, ठीक है। तो आई होप सारे बच्चों को इतना अच्छे से समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं बेटा किसकी, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी की। किसकी बात करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी की बात करते हैं। एल्गी को बेटा 3 में क्लासिफाई किया गया है, डेट इज क्लोरोफाइसी। फर्स्ट क्या है बेटा, फर्स्ट है क्लोरोफाइसी, सेकंड है बेटा फेओफाइसी, और थर्ड क्या है बेटा रोडोफाइसी। जो क्लोरोफाइसी होता है वो ग्रीन कलर के एल्गी होते हैं, फेओफाइसी में ब्राउन कलर के एल्गी आते हैं,
और रोडोफाइसी में बेटा रेड, रोडो रेड ऐसे याद रख लेना, रोडोफाइसी में रेड कलर के एल्गी आते हैं। तो चलिए इनके फीचर्स देखते हैं एक एक करके, ठीक है। चलो सबसे पहले अगर मैं पिगमेंट की बात करूं तो एक ट्रिक बताती हूँ बेटा कैसे आप याद रख सकते हो बेसिक पिगमेंट। पिगमेंट की बात करूं तो सब में क्लोरोफिल ए प्रेजेंट है, उसके अलावा यहाँ पे बी प्रेजेंट है, यहाँ पे सी प्रेजेंट है, यहाँ पे डी प्रेजेंट है, ठीक है। अब उस ठीक है, जो बेटा ये क्लोरोफाइसी होते हैं इनके एल्गी कैसे होते हैं, ग्रासी ग्रीन, घास वाले हरे रंग के होते हैं। फियोफाइसी कैसे होते हैं बेटा, ब्राउन कलर के होते हैं, ऑलिव ग्रीन कलर के होते हैं और अलग अलग ब्राउन के शेड्स देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। रोडोफाइसी बेटा रेड कलर के होते हैं और इनके पास एक और पिगमेंट प्रेजेंट होता है डेट इज फाइकोएरिथ्रिन, और फियोफाइसी के पास एक और पिगमेंट प्रेजेंट होता है डेट इज ज़ेंथोफिल, ठीक है। तो हमने क्या देखा, क्लोरोफाइसी के पास कौन कौन से पिगमेंट है, पिगमेंट ए एंड बी, और कैसे कलर के हैं, ग्रीन कलर के। फियोफाइसी के पास पिगमेंट ए, सी और ज़ेंथोफिल, और कैसे कलर के हैं, ऑलिव ग्रीन या फिर बहुत सारे ब्राउन के अलग अलग शेड्स भी देखने को मिल जाएंगे। रोडोफाइसी पिगमेंट ए है, डी है और फाइकोएरिथ्रिन है, और ये कैसे है, रेड कलर के हैं। नेक्स्ट क्या है, स्टोर्ड फूड। जो क्लोरोफाइसी होते हैं वो स्टार्च को और ऑयल को स्टोर करके रखते हैं। उनका जो बेटा क्लोरोप्लास्ट होता है, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर जैसे बेटा एक मिनट रुक जाओ, मैं आपको डायग्राम के थ्रू बता देती हूँ। जैसे ये इनका सेल है, ये हो गया क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक बॉडी होती है जिसको बोलते हैं बेटा पाइलिनॉइड। क्या बोलते हैं, पाइरिनॉइड। इस पाइरिनॉइड के अंदर ही ये स्टार्च और ऑयल क्या रहता है, स्टोर रहता है, ठीक है। फियोफाइसी में बेटा क्या कौन कौन सा फूड स्टोर करता है, ये लैमिनेरिन और मैनिटोल। उसके बाद बेटा जो रोडोफाइसी होते हैं वो एक तरह का स्टार्च है जिसको बोलते हैं बेटा फ्लोरोडीन स्टार्च, इसको स्टोर करके रखता है। नेक्स्ट इसकी सेल वॉल देखते हैं। जो क्लोरोफाइसी होते हैं बेटा उनमें जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज की और पैक्टिन की बनी होती है। फियोफाइसी में सेलुलोज की और एल्गिन की बनी होती है। रोडोफाइसी में बेटा सेलुलोज, पैक्टोज, पॉलीसल्फेट ईस्टर की बनी होती है, ठीक है। नेक्स्ट फ्लैजिला। क्लोरोफाइसी में बेटा 2 से 8 फ्लैजिला होते हैं और वो एक टिप फॉर्म करते हैं। कैसे, जैसे ये क्या है, कोई क्लोरोफाइसी है और इसमें ऐसे 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 और ये टिप फॉर्म कर ली ना, 2 से 8 क्या है, फ्लैजिला है, ठीक है। फियोफाइसी में क्या होता है, 2 फ्लैजिला होते हैं और अनइक्वल होते हैं, अनइक्वल होते हैं और लेटरल साइड पे। जैसे बेटा ये क्या है, ये क्या है, फियोफाइसी है, एक फ्लैजिला लंबा सा ये रहा, एक फ्लैजिला छोटा सा ये रहा, तो 2 है फ्लैजिला, अनइक्वल है, एक लार्ज एक स्मॉल और लेटरल साइड पे है। रोडोफाइसी में कोई फ्लैजिला होता ही नहीं है। क्लोरोफाइसी की अगर बेटा मैं बात करूं तो क्लोरोफाइसी हमें फ्रेश वाटर में, सबसे ज्यादा ये फ्रेश वाटर में ही देखने को मिलते हैं। उसके अलावा कुछ क्लोरोफाइसी हमें ब्रैकिश वाटर मतलब मीडियम वाटर, ना ही एकदम फ्रेश वाटर है ना ही एकदम मराइन वाटर है, मतलब खारा पानी है, बीच का पानी है। तो ये मोस्टली तो फ्रेश वाटर में ही देखने को मिलते हैं। उसके अलावा कुछ ब्रैकिश वाटर या बहुत ही कम रेयर केस में ये मराइन वाटर में भी देखने को मिल जाएंगे, पर रेयर केस में, सबसे ज्यादा केस में फ्रेश वाटर में देखने को मिलेंगे। फियोफाइसी बेटा फ्रेश वाटर में देखने को मिलते हैं, ब्रैकिश वाटर में, मराइन वाटर में, पर फ्रेश वाटर में रेयर केस में होते हैं। रोडोफाइसी बेटा फ्रेश वाटर रेयर केस है, मराइन वाटर सबसे मोस्टली मराइन वाटर में ही देखने को मिलेंगे और कुछ कुछ ब्रैकिश वाटर में भी देखने को मिल जाते हैं। तो आई होप बेटा आप सभी को ये तीनों समझ आए होंगे, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी। इसके अलावा अगर हम इनकी क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी के फॉर्म्स की बात करें तो अगर बेटा मैं क्लोरोफाइसी की बात करूं तो क्लोरोफाइसी में एग्जाम्पल क्या है, वॉल्वॉक्स कॉलोनियल होता है। इसके और एग्जाम्पल है यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगायरा, ये बेटा फिलामेंटस होते हैं, ठीक है।
उसके बाद है क्लेमाइडोमोनास, ये यूनिसेलुलर होते हैं। ये सब बेटा क्लोरोफाइसी के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्या है बेटा, फेओफाइसी। फेओफाइसी के एग्जाम्पल्स क्या है बेटा, फेओफाइसी के एग्जाम्पल क्या है बेटा, एक्टोकार्पस या फिर कैल्प। ठीक है, जो एक्टोकार्पस होते हैं वो एकदम सिंपल होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं, फिलामेंटस होते हैं, और कैल्प क्या है बेटा, प्रोफ्यूजली मतलब फ्यूज कर जाते हैं उनके ब्रांचेस। ठीक है, उसके बाद जो रोडोफाइसी होते हैं, जो बेटा रोडोफाइसी होते हैं वो कैसे होते हैं, मल्टीसेलुलर होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं। अगर हम इन सब के रिप्रोडक्शन की बात करें, क्लोरोफाइसी में वेजिटेटिव, असेक्सुअल, सेक्सुअल तीनों तरह के रिप्रोडक्शन देखने जाएंगे। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ज़ूस्पोर बनता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें आइसोगैमीट, एनाइसोगैमीट, oogamous तीनों देखने को मिलेंगे। ठीक है, अगर बेटा मैं फेओफाइसी की बात करूं तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ज़ूस्पोर बनता है, और सेक्सुअल में भी हमें आइसो, एनाइसो, oogamous देखने को मिल जाएंगे। बट बेटा रोडोफाइसी में फ्रेगमेंटेशन तो होगा, ज़ूस्पोर भी बनेगा, पर यहाँ पे हमें केवल oogamous ही देखने को मिलेंगे, कोई हमें आइसोगैमस, एनाइसोगैमस देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, अब आते हैं कि कौन कौन से क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलते हैं इन ग्रीन एल्गी में। तो अगर बेटा मैं बात करूं क्लेमाइडोमोनास की, क्लेमाइडोमोनास में कैसा होता है, कप शेप क्लोरोप्लास्ट होता है। जैसे ये क्या है, ये क्या है, क्लेमाइडोमोनास है, तो इसमें से कप शेप का क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट होगा। नेक्स्ट है बेटा स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा में जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो स्पाइरल शेप का होता है। ठीक है, जाइगोनीमा में स्टार शेप का होता है, वॉकेरिया में डिस्क शेप का होता है, क्लेडोफोरा में बेटा रेटिकुलेट होता है। रेटिकुलेट मतलब ऐसा 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 सा क्या देखने को मिलेगा, क्लोरोप्लास्ट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आई होप बेटा आप सभी को इतना समझ आया होगा। ये है कुछ एनसीईआरटी के डायग्राम्स। ठीक है, यहाँ पे हमें अलग अलग एल्गी देखने को मिल रहे हैं। ये देखो फुटबॉल जैसा स्ट्रक्चर बना रहा है ना, कॉलोनियल है। क्या है ये बेटा, वॉलवॉक्स। ठीक है, ये क्या है बेटा, वॉलवॉक्स है। ठीक है, ये वॉलवॉक्स हो गया। ठीक है, ये यूलोथ्रिक्स हो गया, क्या बना रहा है, ये फिलामेंटस फॉर्म बना रहा है। ठीक है, उसके बाद बेटा, उसके बाद ये क्या है, ब्राउन एल्गी है। ये क्या है बेटा, ग्रीन एल्गी है, मतलब क्लोरोफाइसी है। ये क्या है बेटा, ब्राउन एल्गी है। ब्राउन एल्गी मतलब फेओफाइसी है, तो ये फेओफाइसी है बेटा। ठीक है, इसलिए ये कलर भी देखो, ये ग्रीन कलर के दिखाएं, ये ब्राउन कलर के दिखाएं, फेओफाइसी है। फेओफाइसी में क्या है बेटा, ये लैमिनेरिया है, ये फकस है, ये डिक्टोयोटा है। ठीक है, अच्छा एक चीज और देखना बेटा, जो ये लेमिनेरिया और फकस होते हैं, इनमें ये जो ब्रांच होती हैं ये हमेशा दो ही होती है। ये देखो हमेशा एक दो, एक दो, एक दो। ठीक है, एक दो, एक दो, एक दो, दो ही देखने को मिलेंगी। और उसके अलावा इनमें क्या होते हैं, एयर ब्लेडर होते हैं जिसमें हवा स्टोर रहती है। ठीक है, उसके अलावा ये क्या है बेटा, ये हमें रोडोफाइसी के एग्जाम्पल्स देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये डायग्राम समझ आए होंगे। चलिए अब एक काम करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है प्रोटीन रिच यूनिसेलुलर एल्गी इज, कौन सा बेटा प्रोटीन रिच यूनिसेलुलर एल्गी है, क्या आप लोग बता सकते हैं, क्या आप लोग बता सकते हैं, पोरफायरा, सारगेसम, जिलेडियम या फिर स्पाइरुला। तो आंसर क्या होगा बेटा, सारगेसम होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप आप सभी को एल्गी अच्छे से समझ आया होगा। तो इसी के साथ एल्गी होता है खत्म। अब आते हैं किस पे, ब्रायोफाइटा पे। एक मिनट रुकना बेटा, पानी पी लूं, फिर उसके बाद हम शुरू करते हैं। तो बेटा किस पे आते हैं, ब्रायोफाइट्स पे आते हैं। आई होप आप सभी को इतना अच्छे से समझ आया होगा। अब बात करते हैं ब्रायोफाइट्स की। ब्रायोफाइट्स के सबसे पहले कुछ कॉमन चीजें देख लेते हैं, एकदम बेसिक चीजें। तो ब्रायोफाइट्स का हैबिटेट की अगर मैं बात करूं, तो जो ये ब्रायोफाइट्स होते हैं ये भी थैलॉइड होते हैं। कैसे होते हैं बेटा, थैलॉइड होते हैं, मतलब इनमें भी प्रॉपर
लीव्स, स्टेम, रूट्स नहीं है। पर एल्गी के कंपैरिजन फिर भी यहाँ पे हम थोड़ा लगेगा। एल्गी में तो भाई पता ही नहीं चल रहा था कौन सी रूट है, कौन सी स्टेम है, कौन सी लीफ है। यहाँ एटलीस्ट हमें थोड़ा दिख तो रहा है, हमें आइडिया तो मिल रहा है कि अच्छा ये स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है, ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, ये रूट लाइक स्ट्रक्चर है। आप बेटा जब एग्जाम्पल में देखोगे, इनके डायग्राम्स देखोगे, आपको वहां पे दिख जाएगा। ठीक है, तो ये भी थैलॉइड होते हैं, बट इनके जो थैलस होते हैं, थैलस मतलब लीफ लाइक स्ट्रक्चर, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, ये जो थैलस है ये कैसे फिर भी मोर डेवलप है एल्गी के कंपैरिजन। ठीक है, अब इनकी जो बेटा बॉडी होती है वो कैसी होती है, हैप्लॉइड होती है। अब जैसे हमारी जो बेटा बॉडी है, हमारी बॉडी का हर एक सेल कैसा है, डिप्लॉइड है। कैसा है बेटा, डिप्लॉइड है। ठीक है, एक्सेप्ट हमारे गैमीट्स, गैमीट्स हैप्लॉइड है, बाकी हमारे बॉडी का हर एक सेल, हर एक ऑर्गन क्या है, डिप्लॉइड है। पर ये जो बेटा ब्रायोफाइट्स होते हैं, ये ब्रायोफाइट्स की पूरी बॉडी कैसी होती है, हैप्लॉइड होती है। अगर इनकी बॉडी हैप्लॉइड है तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे बेटा गैमीटोफाइट। क्या बोलेंगे, गैमीटोफाइट। और गैमीटोफाइट क्या है बेटा, हैप्लॉइड है। ठीक है, उसके अलावा इसी गैमीटोफाइट पे थोड़ा सा प्लांट क्या कुछ स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं जो कैसे होते हैं बेटा, डिप्लॉइड होते हैं। तो डिप्लॉइड स्ट्रक्चर्स को क्या बोलते हैं, स्पोरोफाइट बोलते हैं। आई रिपीट, वैसे तो बेटा ब्रायोफाइट की जो बॉडी होती है वो कैसी होती है, हैप्लॉइड होती है। हैप्लॉइड को हम गैमीटोफाइट बोलेंगे, मतलब गैमीटोफाइट होती है। बट इसी गैमीटोफाइट के ऊपर कुछ स्ट्रक्चर्स ग्रो कर जाते हैं, उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलेंगे सैप्रोफाइट। ये जो स्पोरोफाइट, जो स्पोरोफाइट होते हैं कैसे होते हैं बेटा, डिप्लॉइड होते हैं। ठीक है, और ये स्पोरोफाइट डिपेंड है गैमीटोफाइट पे, क्योंकि बेटा गैमीटोफाइट तो क्या कर सकते हैं, फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, अपना खाना खुद बना सकते हैं, इंडिपेंडेंट है। कि भाई आप जॉब कर रहे हो, आप इंडिपेंडेंट हो, आपके पास अपने पैसे हैं। ठीक है, आप अपने पैसे से जब मन चाहे जो चीज खरीद सकते हो, जैसा मन चाहे वैसे कर सकते हो। पर वहीं पे ही आप डिपेंडेंट हो, तो अगर आपको कुछ शॉपिंग करनी है तो आपको पैसे मांगने पड़ेंगे, अगर आपको कहीं घूमने जाना है तो उसके लिए आपको पैसे मांगने पड़ेंगे, तो आप डिपेंडेंट हो। ठीक है, तो ऐसे ही सेम यहाँ पे बेटा गैमीटोफाइट फोटोसिंथेसिस कर सकता है, तो उसका मतलब ये इंडिपेंडेंट है, भाई अपना खाना खुद बना रहा है। पर सब जो स्पोरोफाइट है वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, इसलिए स्पोरोफाइट बेटा गैमीटोफाइट पे डिपेंड रहते हैं। यहाँ पे भी बेटा वस्कुलर टिश्यू एब्सेंट होते हैं, यहाँ पे भी अभी तक हमें कोई वस्कुलर टिश्यू देखने को नहीं मिल रहे। अब दूसरी चीज, कुछ बेटा ब्रायोफाइट ऐसे होते हैं जो प्रोस्टेट होते हैं, और कुछ ब्रायोफाइट इरेक्ट होते हैं। प्रोस्टेट का मतलब होता है पड़ा हुआ, पड़े हुए देखने को मिलते हैं, लेटे हुए देखने को मिलते हैं। और कुछ बेटा ऐसे होते हैं ब्रायोफाइट जो कैसे होते हैं, इरेक्ट होते हैं, मतलब खड़े हुए होते हैं। तो कुछ ब्रायोफाइट पड़े हुए और कुछ ब्रायोफाइट खड़े हुए। उसके अलावा कुछ ब्रायोफाइट बेटा यूनिसेलुलर होते हैं और कुछ मल्टीसेलुलर होते हैं, और मल्टीसेलुलर या यूनिसेलुलर राइजोइड बनाते हैं, मतलब रूट लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। चलिए हम यहाँ पे बेटा डायग्राम के थ्रू भी देखते हैं। ठीक है, ये है बेटा पड़े हुए प्रोस्टेट फॉर्म में। ठीक है, पड़े हुए ब्रायोफाइट, ये पता है कैसे दिख रहे हैं, एक मिनट रुकना, मैं आपको दिखाती हूँ। चलिए हमें यहाँ पे एक पेपर मिल गया, ये बेटा हमें ऐसे दिखते हैं। अब यहाँ पे ऐसे दिखाएंगे तो अब डायग्राम में कैसे दिखा सकते हैं, तो इसके लिए थोड़ा सा ऐसे दिखाया है, पर ये ऐसे होते हैं, ऐसे पड़े हुए होते हैं, फ्लैट होते हैं। ठीक है, और इन्हीं के ऊपर ये क्या है बेटा, ये फ्लैट है, और ये पूरी बॉडी क्या है, गैमीटोफाइट है, मतलब कैसी है, हैप्लॉइड है। और इसी हैप्लॉइड के ऊपर थोड़ा सा पार्ट क्या बन गया है, डिप्लॉइड बन गया है ऐसे, और ये क्या है, डिप्लॉइड है। ठीक है, बात समझ आ गई बेटा। ठीक है, तो ये हमें क्या देखने को मिल रहे हैं, ये हमें क्या ब्रायोफाइट देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, ये हमें क्या देखने को मिल रहे हैं बेटा, ब्रायोफाइट देखने को मिल रहे हैं।
ये लेटे हुए ब्रायोफाइट है, प्रोस्टेट ब्रायोफाइट है। तो ये कौन से में आते हैं? देखो बेटा, ब्रायोफाइट के दो ग्रुप होते हैं, एक होता है लिवरवोर्ट, एक क्या होता है बेटा लिवरवोर्ट, और दूसरा क्या होता है मोसिस। तो ये लिवरवोर्ट में आते हैं। किस में आते हैं बेटा? लिवरवोर्ट में आते हैं। ठीक है, ये क्या है? इरेक्ट है, मतलब खड़े हुए हैं। ये क्या है बेटा? खड़े हुए हैं। ठीक है, ये कौन से ग्रुप में आते हैं? ब्रायोफाइट के मोसिस में आते हैं। किस में आते हैं बेटा? मोसिस में आते हैं। आई होप इतना सबको समझ आ गया होगा। अभी हम डिटेल में बेटा और भी इन चीजों को पढ़ेंगे। अब दूसरी चीज, एक चीज मैं आपको यही बता देती हूं। ठीक है, ये क्या है? राइजोइड है, रूट लाइक स्ट्रक्चर। ये क्या है बेटा? ये है हमारे फीमेल, ये है हमारा फीमेल लिवरवोर्ट, और ये है हमारा मेल लिवरवोर्ट। फीमेल लिवरवोर्ट में जो सेक्सुअल ऑर्गन होता है उसको क्या बोलते हैं बेटा? आर्किगोनिफोर बोलते हैं। और मेल में जो सेक्सुअल ऑर्गन होता है उसको क्या बोलते हैं? एंथ्रीडियोफोर बोलते हैं। और राइजॉइड और गेमा कप दोनों में देखने को मिल रहे हैं। ये क्या है बेटा? ये भी हमारे ब्रायोफाइट है, बट कौन से ग्रुप के ब्रायोफाइट है? मोसिस के। ये कैसे होते हैं? इरेक्ट होते हैं, लंबे लंबे होते हैं। ठीक है, ये भी देखो इनकी राइजोइट है, यहाँ भी बेटा इनकी राइजोइट होगी बट यहाँ पे दिख नहीं रही है। ठीक है, ये कैप्सूल है, ये डंडी जैसा स्ट्रक्चर है, इसको सीटा, स्टेम नहीं है, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है, इसको सीटा बोल रहे हैं। ये भी लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, ये मेन एक्सिस है। ठीक है, इतना पार्ट तो बेटा गैमिटोफाइट है, मतलब इतना पार्ट तो क्या है इनका? इतना पार्ट में कैसे सेल्स हैं? हैप्लॉइड सेल्स हैं। और इतने पार्ट में बेटा कैसे हैं? डिप्लॉइड सेल है। तो इसका मतलब फोटोसिंथेसिस कौन सा पार्ट करेगा? इतना पार्ट करेगा। इतना पार्ट फोटोसिंथेसिस करेगा। गैमिटोफाइट ही तो बेटा फोटोसिंथेसिस करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पे ये देखो, ये क्या है? आर्किगोनियल ब्रांच्ड है, आर्किगोनियल ब्रांच्ड है। ठीक है, ये क्या है? आर्किगोनियल मतलब फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन ब्रांच है। और ये क्या है बेटा? ये मेल सेक्सुअल ऑर्गन है, एंथ्रीडियल ब्रांच है। ठीक है, चलिए, तो आई होप आपको इतना स्ट्रक्चर तो समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं बेटा किसकी? अब हम बात करते हैं किसकी? ब्रायोफाइट के हैबिट और हैबिटेट की। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है जो बेटा आपके एग्जाम में आती है, दैट इज ब्रायोफाइट को एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम बोला जाता है। क्यों एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम बोलते हैं? क्यों एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम बोलते हैं? क्योंकि बेटा जैसे कि हमारे एनिमल्स होते हैं, एनिमल में, ठीक है, एनिमल में जो एनिमल बेटा पानी में भी रह सकता है और लैंड पे भी रह सकता है उनको बोलते हैं एम्फीबिया। जैसे बेटा फ्रॉग हो गया, फ्रॉग पानी में भी रह सकता है, लैंड पे भी रह सकता है। टॉर्टोइज हो गया, पानी में भी रह सकता है, लैंड पे भी रह सकता है। तो ये क्या है? एम्फीबिया है। तो ऐसे ही बेटा ये ऐसे प्लांट है जो पानी में और लैंड पे दोनों में रह सकते हैं, इसलिए हम बोल रहे हैं कि भाई ये प्लांट किंगडम के एम्फीबिया है। वैसे तो एम्फीबिया एनिमल किंगडम में आता है, बट ये एम्फीबिया की तरह होता है ना, ये भी पानी और लैंड दोनों पर रह सकते हैं, इनको दोनों की जरूरत होती है, इसलिए हम बोल रहे हैं कि ये एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा जो एग्जाम में आती है। ठीक है, एम्फीबिया ऑफ प्लांट किंगडम मतलब कि इनका डुअल नेचर होता है। ये वैसे तो बेटा मिट्टी में रहते हैं, लैंड पे रहते हैं, पर इनको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए पानी की जरूरत होती है। अभी हम देखेंगे कहाँ जरूरत होती है पानी की। ठीक है, ये मॉइस्ट प्लेसेस पे रहते हैं, नमी वाली जगह रहते हैं, और शेडी प्लेस जहाँ पे बेटा छाई होती है, और ये ह्यूमिड डैम्प मतलब गड्ढे जहाँ पे नमी है वहां पे हमें देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, अब हम इनकी देखते हैं लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइफ साइकिल का मतलब हम एक पेरेंट को देखेंगे, पेरेंट को उठाएंगे, फिर देखेंगे पेरेंट आगे जाके रिप्रोडक्शन करके कैसे एक नया प्लांट बन रहा है, मतलब एक पुराना प्लांट पेरेंट प्लांट है, कैसे रिप्रोडक्शन करके एक नया प्लांट बना रहा है, उसी चीज को हम देखने वाले हैं, उसी को बोलते हैं लाइफ साइकिल। तो देखो ध्यान से सुनना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर बेटा आपको ये समझ आ गया तो आपको रटना ही नहीं पड़ेगा। तो ब्रायोफाइट में हमने देखा कि सेक्स ऑर्गन होते हैं, मेल सेक्सुअल ऑर्गन भी देखा और हमने बेटा फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन भी देखा। मेल सेक्सुअल ऑर्गन भी देखा जिसको हम एंथ्रीडियम बोल रहे थे। ठीक है,
और हमने फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन भी देखा जिसको हम बेटा आर्किगोनियम बोल रहे थे। हमने देखा कि इनकी पूरी की पूरी बॉडी कैसी है बेटा, हैप्लॉइड है। जब हैप्लॉइड बॉडी है तो ऑर्गन भी हैप्लॉइड ही तो होंगे। जैसे कि हमारी डिप्लॉइड बॉडी है तो हमारे ऑर्गन भी तो बेटा डिप्लॉइड हैं। तो यहाँ पे इनकी बॉडी कैसी है, हैप्लॉइड है, तो इसलिए बेटा इन ठीक है, इनकी बॉडी हैप्लॉइड है तो इनके सेक्सुअल ऑर्गन्स भी कैसे हैं, हैप्लॉइड है। ठीक है, अब हैप्लॉइड सेक्स ऑर्गन माइटोसिस करके क्या बनाएगा बेटा, गैमीट बनाएगा, और गैमीट भी कैसा होगा, हैप्लॉइड होगा, और उस गैमीट को क्या बोलेंगे, एंथ्रोजॉइड बोलेंगे। तो एंथ्रोजॉइड हो गया मेल गैमीट। फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन क्या बनाएगा बेटा, सेक्सुअल ऑर्गन कैसा है, फ्लास्क शेप का है, मतलब हमें कुछ ऐसा सा दिखेगा, हमें बेटा कुछ ऐसा सा दिखेगा फ्लास्क शेप का। और इसके अंदर क्या है बेटा, इसके अंदर है एग। ये क्या है बेटा, ये हो गया एग। अब होगा क्या, ध्यान से सुनो। एंथेरोजॉइड आया इधर से, आया 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 और यहाँ पे चला गया, और यहाँ पे जाके एग के साथ क्या कर लिया, इसने फर्टिलाइजेशन कर लिया। फर्टिलाइजेशन करने के बाद क्या बना बेटा, जाइगोट बना। क्या बना बेटा, जाइगोट बना। बात समझ आ गई, क्या बना बेटा, जाइगोट बना। अब जाइगोट माइटोसिस करेगा, माइटोसिस करके स्पोरोफाइट बनाएगा। देखो ध्यान से, अगर आप लोग को बेटा ये माइटोसिस मियोसिस नहीं पता है तो एक काम करती हूँ, पहले मैं आप लोग को माइटोसिस और मियोसिस बता देती। माइटोसिस और मियोसिस एक तरीके का क्या है, सेल डिवीजन है, कि कैसे डिवीजन होता है सेल का। तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं माइटोसिस की। माइटोसिस में क्या होता है, माइटोसिस में बेटा अगर कोई सेल है वो डिप्लॉयड है, मतलब अगर बेटा कोई सेल है वो कैसा है, डिप्लॉयड है, पेरेंट डिप्लॉयड है, तो उससे क्या बनेंगे, दो बच्चे बनेंगे, और दोनों बच्चे भी कैसे होंगे बेटा, डिप्लॉयड होंगे। दोनों बच्चे भी कैसे होंगे, डिप्लॉयड होंगे। बात समझ आ गई, ठीक है। तो अगर पेरेंट के पास 2n प्लॉइडी है तो बच्चों के पास भी 2n प्लॉइडी होगी। मियोसिस में क्या होता है, अगर पेरेंट बेटा डिप्लॉयड है तो उससे 4 बच्चे बनते हैं, उससे 4 बच्चे बनते हैं, और चारों बच्चों के पास बेटा आधे आधे क्रोमोसोम। अगर बेटा प्लॉइडी पेरेंट की कितनी है, 2n है, तो बच्चों की n होगी, मतलब आधी। तो मियोसिस में क्या होता है बेटा, रिडक्शन हो गया। पेरेंट के पास डिप्लॉयड थे, पेरेंट कैसा था, डिप्लॉयड था, और बच्चे कैसे रह गए, हैप्लॉयड रह गए। अगर बेटा पेरेंट यहाँ पे हैप्लॉयड होता तो मियोसिस में, ठीक है, मियोसिस में तब भी हैप्लॉयड ही बनता। बात समझ आ गई। तो यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे एंथ्रीडियम कैसा था, हैप्लॉयड था। तो माइटोसिस में मतलब जितने बेटा क्रोमोसोम पेरेंट के पास उतने ही डॉटर सेल के पास। तो पेरेंट के पास अगर हैप्लॉयड है तो डॉटर के पास भी हैप्लॉयड हो गए, ठीक है। हैप्लॉयड गैमीट मिलके क्या बन गया, डिप्लॉयड बन गया। तो जाइगोट क्या है बेटा, डिप्लॉयड है। पर बेटा एक बात बताओ, डिप्लॉयड जाइगोट है पर हमें आगे जाके प्लांट बॉडी तो कैसी होती है, हैप्लॉयड होती है। अब देखते हैं कैसे हैप्लॉयड बनेगा। जाइगोट क्या है बेटा, डिप्लॉयड है। ये जाइगोट क्या करेगा, माइटोसिस करेगा, माइटोसिस करके बहुत सारे सेल्स बनाएगा जिनको हम क्या बोलेंगे, स्पोरोफाइट बोलेंगे। क्यों स्पोरोफाइट बोलेंगे, क्योंकि बेटा ये डिप्लॉयड है। हम बोल रहे थे ना, गैमिटोफाइट हैप्लॉयड को बोल रहे थे और स्पोरोफाइट बेटा डिप्लॉयड को बोल रहे थे, स्पोरोफाइट। अब इनमें से बेटा कुछ स्पोरोफाइट क्या करते हैं, मियोसिस करते हैं। मियोसिस कैसा है, रिडक्शनल डिवीजन है, मतलब आधे क्रोमोसोम रह जाएंगे डॉटर के पास। तो अगर ये डिप्लॉयड हैं तो इनसे आगे जाके जो बेटा सेल बनेंगे वो कैसे होंगे, हैप्लॉयड होंगे। तो ये कुछ स्पोरोफाइट क्या बना लेंगे, आगे जाके हैप्लॉयड स्पोर्स बना लेंगे, और हैप्लॉयड स्पोर जर्मिनेट करके पूरी की पूरी हैप्लॉयड प्लांट बॉडी बना लेंगे। तो ऐसे होता है इनमें लाइफ साइकिल। तो हमने यहाँ पे बेटा क्या देखा कि एक ब्रायोफाइट का प्लांट कैसा है, मल्टीसेलुलर है और हैप्लॉयड है, मतलब इसके सेक्स ऑर्गन भी कैसे होंगे बेटा, हैप्लॉयड होंगे।
मेल का सेक्स ऑर्गन क्या है? एंथ्रीडियम। फीमेल का सेक्स ऑर्गन क्या है? आर्किगोनियम। ठीक है, अब एंथ्रीडियम, ठीक है, एंथ्रीडियम ने माइटोसिस करके गैमीट बनाया। ठीक है, माइटोसिस करा, माइटोसिस में तो इक्वेशनल डिवीजन होता है ना, मतलब जितने क्रोमोसोम बेटा पेरेंट के पास उतने डॉटर के पास। पेरेंट हैप्लॉइड है तो डॉटर भी हैप्लॉइड, तो इसने क्या बनाया? गैमीट बनाया, दैट इज एंथ्रोजॉइड, जो कैसा है? हैप्लॉइड। फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्किगोनियम हैप्लॉइड है, ये रहा फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर होता है इसका, इसके अंदर एग होता है, एग भी कैसा होता है बेटा? हैप्लॉइड होता है। अब हैप्लॉइड एंथ्रीजॉइड जाएगा हैप्लॉइड एग के पास, फ्यूज कर लेंगे, हैप्लॉइड हैप्लॉइड डिप्लॉइड बन जाएगा जाइगोट। अब ये जाइगोट करेगा माइटोसिस, बार बार माइटोसिस कर करके बहुत सारे सेल बना लेगा। अब ये सारे सेल कैसे हैं बेटा? डिप्लॉइड है, मतलब स्पोरोफाइट है। अब ये इनमें से कुछ स्पोरोफाइट क्या करेंगे बेटा? मियोसिस कर जाएंगे और मियोसिस करके स्पोर्स बना लेंगे। मियोसिस रिडक्शनल डिवीजन है, मतलब पेरेंट के पास 2n क्रोमोसोम है, डिप्लॉइड है, तो बेटा डॉटर सेल कैसे रह गए? हैप्लॉइड रह गए। अब ये जर्मिनेट करके प्लांट बॉडी बना लेंगे। तो ऐसे होती है बेटा इनमें लाइफ साइकिल। आई होप सारे बच्चों को अच्छे से समझ आया होगा ये लाइफ साइकिल। अब हम बात किसकी करते हैं बेटा? इंपॉर्टेंस की बात करते हैं कि इनकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो अगर हम बेटा मोसिस की बात करेंगे, मोसिस, तो मोसिस तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मोसिस को बेटा खाने के लिए भी यूज किया जाता है, बहुत सारे एनिमल्स हैं, फिश हैं, वो मोसिस को खाते हैं। ठीक है, सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करते हैं। कैसे करते हैं बेटा? ये मॉसेस होते हैं, ये चद्दर की तरह काम करते हैं, ये पूरी जो लैंड है ना जहाँ पर सॉइल है उसको पूरा कवर कर लेते हैं। तो सपोज एकदम से बहुत तूफान आया, तो तूफान की वजह से क्या होता है बेटा? जो सबसे हेल्दी लेयर है सॉइल की वो हट जाती है, जिसकी वजह से सॉइल इरोजन हो जाता है, फिर नए प्लांट ग्रो नहीं कर पाते। तो ये एक लेयर की तरह काम करती है, प्रोटेक्ट करके रखती है कि अगर कुछ ऐसा तूफान आया तो जो सबसे न्यूट्रिटिव लेयर है सॉइल की वो हटेगी नहीं, प्रिजर्व रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट बेटा ये डेंस मैट बनाते हैं सॉइल की। डेंस मैट मतलब वही एक मैट की तरह ढक के रख रहे हैं ना उसको, एक चादर की तरह काम करते हैं। ठीक है, मोसिस बेटा, मोसिस को एज अ पीट यूज किया जाता है। कैसे पीट यूज करते हैं? पीट मतलब पीटना नहीं, चलिए समझते हैं। एक कंपोनेंट है बेटा जिसको बोलते हैं स्फैगम। क्या बोलते हैं बेटा? स्फैगनम बोलते हैं। ये जो स्फैगनम है ये क्या था? अर्लीस्ट इसको बायोफ्यूल की तरह यूज करते थे। ठीक है, अब ये बायोफ्यूल बेटा एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाता था जहाजों से। अब जहाजों से जा रहा है, पानी है, अब सपोज इन पे पानी गिर गया बेटा तो ये तो खराब हो जाएगा, या फिर कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम भेजना है इधर से उधर। सपोज तुम लोग का डायमंड का बिजनेस है, तुम लोग का इलेक्ट्रॉनिक का बिजनेस है, ठीक है, बहुत ही तुम करोड़पति आदमी हो और तुम्हारा बहुत ऊंचा इलेक्ट्रॉनिक का बिजनेस है, तुम ऐसे इंडिया में नहीं करते हो, इंपोर्ट होती हैं चीजें, सॉरी एक्सपोर्ट होती हैं चीजें। ठीक है, इस कंट्री से दूसरी कंट्री जाती है। अब तुम्हें बेटा जहाजों के थ्रू भेजनी है, शिप के थ्रू भेजनी है। अब इनमें अगर पानी चला गया तो बड़ा ही नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए क्या करते हैं, ये जो मॉसेस होते हैं इनको पीट की तरह यूज करते हैं। मतलब इन मॉसेस को बेटा उस जो भी चीज हमें पहुंचानी है उस पर कवर कर देते हैं, तो ये वाटरप्रूफ हो जाती है, पानी अंदर तक नहीं पहुंच पाता। ठीक है, तो जिसको बोलेंगे पीट, तो उसको पीट की तरह यूज कर सकते हैं, ट्रांसशिपमेंट मटेरियल की तरह यूज कर। ट्रांसशिपमेंट मटेरियल यही होता है बेटा, जब शिप के थ्रू चीजें ट्रांसपोर्ट होती हैं तो उसमें एज अ मटेरियल यूज करते हैं उस चीजों को कवर करने के लिए कि भाई पानी अंदर न चला जाए। ठीक है, तो ये क्या है बेटा? इंपॉर्टेंस है किसकी? ब्रायोफाइट की। ठीक है, चलिए अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं। प्लांट ग्रो विच आर ऑल्सो कॉल्ड एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। मैंने बेटा इसको अंडरलाइन करवाया था, पूरा ब्लॉक में लिखवाया था। आंसर क्या होगा? ब्रायोफाइट। ब्रायोफाइट को बेटा क्या बोलते हैं? प्लांट किंगडम का एम्फीबिया बोलते हैं, क्योंकि ये इसको पानी और लैंड दोनों चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आते हैं किस पे बेटा? टेरिडोफाइट पे। ठीक है, तो आई होप बेटा आप सभी को एल्गी अच्छे से समझ आया होगा, ब्रायोफाइट अच्छे से समझ आया होगा। अब किसकी बारी आती है? टेरिडोफाइट की बारी आती है। ठीक है, टेरिडोफाइट के हैबिट और हैबिटेट की बात करते हैं। ये जो बेटा टेरिडोफाइट होते हैं, अब इनके पास अभी तक हमने देखा कि एल्गी
के पास भी और ब्रायोफाइट के पास भी ट्रू लीफ, ट्रू स्टेम, ट्रू रूट नहीं थे, थैलॉइड थे, थैलेमस था, ठीक है। बट इनके पास ट्रू रूट है, स्टेम है और लीफ है। पहली बार हमें अब यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। उसके साथ साथ अभी तक हमें कहीं भी वस्कुलर टिश्यू नहीं देखने को मिले, पर इनके पास हमें वस्कुलर टिश्यू भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। इनकी जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो भी बेटा डिप्लॉयड होती है, मतलब स्पोरोफाइट होते हैं। देखो एडवांस होते जा रहे हैं ना, मैंने बोला था ना बेटा सिंपल टू कॉम्प्लेक्स की तरफ जाएंगे, तो सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जा रहे हैं ना, ठीक है। अब पर ऐसा नहीं है बेटा कि इनकी पूरी की पूरी बॉडी कैसी है, स्पोरोफाइट है। कुछ स्ट्रक्चर बेटा कैसे होते हैं, गैमीटोफाइट भी होते हैं। पर हमने बेटा इससे पहले कहाँ देखा, ब्रायोफाइट में देखा कि गैमीटोफाइट मोस्टली था और स्पोरोफाइट भी था। पर स्पोरोफाइट गैमीटोफाइट पर डिपेंड थे, क्योंकि गैमीटोफाइट तो फोटोसिंथेसिस कर ले रहे थे, स्पोरोफाइट नहीं कर पा रहे थे, तो स्पोरोफाइट को बेटा खाना कहाँ से लेना पड़ रहा था, गैमीटोफाइट से लेना पड़ता था। पर यहाँ पे स्पोरोफाइट और गैमीटोफाइट होते तो है दोनों, पर बेटा दोनों इंडिपेंडेंट है, मतलब दोनों फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, दोनों ही अपना अपना खाना खुद बनाएंगे, मतलब दोनों इंडिपेंडेंट है, ठीक है। अब ये जो बेटा टेरिडोफाइट्स होते हैं ये हमें नमी वाली जगह और ठंडी और शेडी प्लेस पे देखने को मिलेंगे, और कुछ बेटा सैंडी सॉइल में भी, मिट्टी वाली रेते वाली जो सॉइल होती है वहां भी हमें देखने को मिल जाते हैं। अब अगर हम इनकी बेटा इंपॉर्टेंस की बात करें तो इसकी मेडिकल इंपॉर्टेंस भी है, जैसे कि संजीवनी बूटी। आप सभी ने बेटा संजीवनी बूटी के बारे में तो सुना ही होगा, हनुमान जी पूरा पर्वत लेके आए थे संजीवनी बूटी के लिए, ठीक है। तो संजीवनी बूटी बेटा एक टेरिडोफाइट ही है। संजीवनी बूटी का साइंटिफिक नेम क्या है, सेलेजिनेला, ठीक है। क्या है बेटा, सेलेजिनेला, ठीक है। उसके अलावा इसकी ऑर्नामेंटल प्रॉपर्टी भी है, जैसे कि बेटा एडियंटम, व्यूमोरा, ये क्या है, ऑर्नामेंट की तरह हम यूज करते हैं इनको, और ये सॉइल को बाइंड करके रखता है, तो सॉइल बाइंडर के लिए भी इसको यूज किया जाता है, ठीक है। अब देखो ये जो बेटा टेरिडोफाइट होते हैं, इन टेरिडोफाइट में क्या होता है, कुछ पत्तियां कैसी होती हैं, लार्ज होती हैं, लार्ज लीफ देखने को मिलेंगी, जैसे कि हमें बेटा फॉर्न में देखने को। अगर लार्ज लीफ है तो उनको क्या बोलते हैं, मैक्रोफाइल। फाइल का मतलब है बेटा लीफ, मैक्रो मतलब लार्ज, ठीक है। स्मॉल लीफ भी हमें देखने को मिलती है, स्मॉल लीफ हमें कहाँ देखने को मिलती है, स्लेजिनेला, मतलब संजीवनी बूटी, ठीक है। तो छोटी है मतलब माइक्रो, लीफ मतलब फाइल, तो माइक्रोफाइल बोलेंगे। स्मॉल लीफ को माइक्रोफाइल, लार्ज लीफ को बेटा मैक्रोफाइल बोलेंगे। मैक्रोफाइल हमें फर्न में देखने को मिलेंगे और माइक्रोफाइल हमें स्लेजिनेला में देखने को मिलेंगे। अब अगर हम इनके किसकी बात करें, अगर हम इनके बेटा क्लासिफिकेशन की बात करें तो देखो पहली क्लास है सिलोप्सिडा। सिलोप्सिडा के कौन कौन से एग्जाम्पल है बेटा, सिलोटम। आपको इनके कोई कैरेक्टरिस्टिक याद करने की जरूरत नहीं है, ये बेटा एग्जाम में आता भी नहीं है, बट आपके एनसीईआरटी में दे रखा है इसलिए देख लो। नेक्स्ट है बेटा लाइकोप्सिडा। लाइकोप्सिडा के एग्जाम्पल है लाइकोडियम, ठीक है, स्लेजिनेला, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा स्फिनोप्सिडा, इसका एग्जाम्पल है क्विस्टम, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा टेरोप्सिडा, इसके एग्जाम्पल है टैरिस, ठीक है, ड्रायोप्टेरिस और एडियंटम। तो ये इनके एग्जाम्पल्स है। तो ये हो गया बेटा क्लासिफिकेशन। तो अब करते हैं बेटा हम टेरिडोफाइट की लाइफ साइकिल। तो देखो अभी तक आपने क्या देखा बेटा कि जो टेरिडोफाइट होते हैं वो उनकी बॉडी कैसी होती है, डिप्लॉयड होती है, ठीक है। तो चलिए तो देखो ये है बेटा टेरिडोफाइट की बॉडी। तो टेरिडोफाइट में बेटा प्रॉपर रूट है, हमने देखा था ना प्रॉपर रूट होते हैं, उनके पास प्रॉपर स्टेम मतलब ट्रू रूट है, ट्रू स्टेम है, ट्रू लीव्स है। तो हमने ट्रू रूट बना ली, डिप्लॉयड है, ठीक है। ट्रू स्टेम बना ली, डिप्लॉयड है। ट्रू लीफ बना ली, डिप्लॉयड है। मतलब अगर इनकी बेटा पूरी की पूरी बॉडी डिप्लॉयड है तो जो बॉडी के पार्ट्स होंगे वो भी तो डिप्लॉयड होंगे ना, तो हमने यहाँ पे दिखाया कि देखो डिप्लॉयड है ये, ठीक है। अब देखो इनकी जो पत्ती होती है, लीफ होती है, उसके बेस पे बेटा क्या प्रेजेंट होते हैं, उनके बेस पे स्पोरेंजिया प्रेजेंट होते हैं। तो इनकी पूरी बॉडी डिप्लॉयड है
तो ये जो स्पोरेंजिया है ये भी कैसे है बेटा, डिप्लॉयड है। अब ये जो डिप्लॉयड स्पोरेंजिया है इनमें होगी मियोसिस। मियोसिस मतलब रिडक्शनल डिवीजन, तो मतलब अगर ये डिप्लॉयड है तो आगे जाके सेल क्या हो जाएंगे बेटा, हैप्लॉयड हो जाएंगे। तो मियोसिस होके क्या बना बेटा, स्पोर बना। और स्पोर कैसा है, स्पोर है बेटा हैप्लॉयड। अब ये हैप्लॉयड स्पोर आगे जाके क्या बनाएगा बेटा, ये स्पोर आगे जाके क्या बनाएगा बेटा, थैलस बनाएगा। क्या बनाएगा बेटा आगे जाके, ये थैलस बनाएगा। और कैसा है ये, स्टार्टिंग का थैलस है ना, तो इसलिए हम बोलेंगे कि ये क्या है बेटा, प्रोथैलस है। तो ये क्या बन गया बेटा, प्रोथैलस। मतलब ये हैप्लॉयड से बना है ना, तो हम बोल सकते हैं कि ये क्या है बेटा, गैमीटोफाइट है। क्या है बेटा, ये गैमीटोफाइट है। अब हम इसको क्यों प्रोथैलस बोल रहे हैं, क्योंकि बेटा अब यहाँ देख पा रहे हो स्टेम कहाँ है, रूट कहाँ है, लीफ कहाँ है, तो इसलिए प्रोथैलस है। अब ये प्रोथैलस में बेटा क्या होगा, इस प्रोथैलस में बनेंगे गैमीट। इस प्रोथैलस में क्या बनेंगे बेटा, गैमीट बनेंगे। ये रहा मेल गैमीट, ये रहा फीमेल गैमीट। ठीक है। अब इन प्रोथैलस में भर जाएगा बहुत सारा पानी। क्या भर जाएगा बेटा, इन प्रोथैलस में बहुत सारा पानी भर जाएगा। तो इसका मतलब इस प्रोथैलस के अंदर बहुत सारा पानी है। पानी के थ्रू बेटा ये मेल गैमीट पहुंच जाएगा फीमेल के पास, और क्या हो जाएगा बेटा, क्या हो गया, इनमें फर्टिलाइजेशन हो गया। क्या हो गया बेटा, इनमें फर्टिलाइजेशन हो गया। अब फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद यहाँ पे बन गया जाइगोट। क्या बन गया बेटा, जाइगोट बन गया। हैप्लॉयड, हैप्लॉयड कैसे बन जाएंगे बेटा, डिप्लॉयड बन जाएंगे। डिप्लॉयड क्या बन गया, जाइगोट बन गया। अब इस डिप्लॉयड जाइगोट में बेटा धीरे धीरे स्टेम आनी शुरू हो जाएगी, छोटी छोटी पत्तियां आएंगी, फिर क्या होगा, रूट्स आने लगेंगी, फिर पत्ती डेवलप हो जाएंगी, हमें अच्छे से यहाँ पे पत्तियां दिखने लगेंगी। और जैसे ही ये पूरा का पूरा प्लांट ग्रो होके ऐसा हो जाएगा, ठीक है, वैसे ही क्या होगा, ये जो प्रोथैलस था ना ये डिजेनरेट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा बेटा, डिजेनरेट। ठीक है। इसको तो बस इसका सहारा चाहिए था, जैसे ही सहारा मिलके इसने अपने आप को ग्रो कर लिया, लात मार दी, चल निकल यहाँ से। तो क्या हुआ बेटा, यहाँ पे एक प्रॉपर क्या था, टेरिडोफाइट का प्लांट था। टेरिडोफाइट के प्लांट के जो लीफ के, जैसे अगर बेटा ये लीफ है तो इस लीफ के बेस पे क्या है, बेस पे है बेटा स्पोरेंजिया। क्या है बेटा, इसके बेस पे स्पोरेंजिया है। ठीक है। अब इन स्पोरेंजिया डिप्लॉयड है, इनमें मियोसिस होके क्या बना लिया इन्होंने, स्पोर्स बना लिए, हैप्लॉयड स्पोर। ये हैप्लॉयड स्पोर बेटा प्रोथैलस बनाएंगे। प्रोथैलस कैसे हैं, गैमीटोफाइट है। देखो ये कैसा है बेटा, हैप्लॉयड है, तो हैप्लॉयड से ही तो प्रोथैलस बना है, तो ये भी हैप्लॉयड होगा, मतलब गैमीटोफाइट है। अब इस प्रोथैलस में बेटा बहुत सारा पानी भर जाएगा। अब इसके अंदर क्या बनेंगे, गैमीट बनेंगे। तो इसी पानी के सहारे मेल गैमीट स्विम करते हुए पहुंच जाएगा फीमेल गैमीट के पास और फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। फर्टिलाइजेशन के बाद बेटा जाइगोट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, जाइगोट बन जाएगा। अब ये जाइगोट आगे जाके बेटा ग्रो करेगा, धीरे धीरे प्लांट बना लेगा, रूट बन जाएंगे, लीफ बन जाएंगी, स्टेम बन जाएगी। जैसे ही पूरा का पूरा प्लांट ग्रो कर गया, वैसे ही ये जो प्रोथैलस है ये क्या हो जाएगा बेटा, डीजनरेट हो जाएगा। तो ये है लाइफ साइकिल किसकी, टेरिडोफाइट की। तो इसी के साथ बेटा टेरिडोफाइट होता है कंप्लीट। तो हमने अभी तक क्या क्या कर लिया, हमने अभी तक बेटा एल्गी किया, ठीक है, ब्रायोफाइट किया, टेरिडोफाइट किया। अब लास्ट हम क्या करने वाले हैं बेटा, जिम्नोस्पर्म करने वाले। मैंने बेटा आप लोगों को पहले ही बता दिया था, जो एंजियोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म पहले हुआ करता था सिलेबस में, अब नहीं है। अगर आपके पास पुरानी एनसीईआरटी है तो उनमें अभी भी एंजियोस्पर्म दिया है, पर आप उसको क्रॉस कर सकते हो, अब वो डिलीट कर दिया गया है आपके सिलेबस से। ठीक है। तो लास्ट हमें अब क्या पढ़ना है, जिम्नोस्पर्म पढ़ना है। तो जिम्नोस्पर्म के चलिए बेटा हैबिट, रूट, स्टेम और लीव्स देखते हैं। तो देखो जिम्नोस्पर्म कैसे होते हैं बेटा, नेक्ड सीड होते हैं, नंगे सीड होते हैं, जैसे हमारे फ्रूट होते हैं।
तो फ्रूट के अंदर मतलब जो सीड है वो कवर है फ्रूट से, पर यहाँ पे बेटा सीड किसी चीज से कवर नहीं है। हमें पता है, हमने 10th क्लास में पढ़ा है बेटा कि जो सीड है देखो फर्टिलाइजेशन के बाद जो बेटा ओव्यूल है, ओव्यूल से क्या बन जाता है, सीड बन जाता है। और फ्रूट किस चीज से बनता है, फ्रूट बनता है ओवरी से। ओवरी के अंदर ही तो ओव्यूल है, ओवरी ने क्या बना लिया, फ्रूट बना लिया, और अंदर ओव्यूल ने क्या बना लिया बेटा, सीड बना लिया। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं ना, अगर हम कह रहे हैं कि यहाँ पे केवल सीड है, फ्रूट नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे केवल ओव्यूल है, ओवरी तो है ही नहीं। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पे बेटा, यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है कि नो ओवरी ओवर ओव्यूल, ओव्यूल के ऊपर कोई ओवरी होती ही नहीं है, ना ही ओव्यूल कवर है फर्टिलाइजेशन से पहले, ना ही अब सीड कवर है फर्टिलाइजेशन के बाद। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। अब हम इसकी बाकी चीजें देखते हैं कि अब यहाँ पे भी बेटा प्रॉपर ट्रू रूट, ट्रू स्टेम, ट्रू लीफ देखने को मिलेंगी। यहाँ पे हमें बेटा हमें जिम्नोस्पर्म में हर्ब्स देखने को, घासें देखने को नहीं मिलती है, हमें झाड़ियाँ देखने को मिलती हैं, श्रब्स देखने को मिलते हैं, फिर हमें प्लांट्स प्रॉपर पेड़ देखने को मिलते हैं, छोटे पेड़ भी देखने को मिल जाएंगे, लंबे लंबे पेड़ भी देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे बेटा सबसे लंबा पेड़ कौन सा है बेटा, स्क्विना जियांटिक। ठीक है, ये सबसे जियांट है बेटा, बहुत लंबा प्लांट होता है। अब इतना लंबा प्लांट है तो अच्छे से मिट्टी को पकड़ के रखना पड़ेगा ना, जमीन को अच्छे से पकड़ के रखना पड़ेगा, तो इसीलिए यहाँ पे बेटा टैप रूट होती है। टैप रूट मतलब लंबी लंबी रूट होती हैं जो अंदर तक धंस जाती हैं जमीन में, जिससे वो अच्छे से होल्ड करके रखें। ठीक है, तो यहाँ पे टैप रूट देखी जाती है। अब टैप रूट का बेटा एसोसिएशन है दो चीजों के साथ, एक है माइकोरिजा। माइकोरिजा बेटा ये तो आपने फंजाई में भी पढ़ा होगा कि जो फंजाई होते हैं वो पाइनस की रूट के साथ, पाइनस इसी जिम्नोस्पर्म का ही एग्जांपल है, पाइनस की रूट के साथ एसोसिएशन बनाते हैं। ठीक है, फंजाई रूट को नाइट्रोजन फिक्सेशन करवाती हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब होता है बेटा कि नाइट्रोजन, अब देखो होता क्या है इन्वायरमेंट में, जो नाइट्रोजन है N2 की फॉर्म में नाइट्रोजन होती है, तो ये N2 की फॉर्म में जो बेटा नाइट्रोजन है ये हमारे प्लांट्स यूज नहीं कर पाते, तो फंजाई क्या करते हैं, इस नाइट्रोजन का फिक्सेशन करा देते हैं। नाइट्रोजन को या तो नाइट्रेट या नाइट्राइट या अमोनिया में कन्वर्ट करा देंगे जिससे प्लांट के लिए इजी हो जाए। तो फंजाई क्या करा रही है, रूट के लिए नाइट्रोजन फिक्सेशन करा रही है और रूट बदले में फंजाई को खाना दे रहे हैं, तो ये हो गया एसोसिएशन। इसी फंजाई और पाइनस की रूट के एसोसिएशन को क्या बोलते हैं, माइकोरिजा बोलते हैं। ठीक है, ये हमने बेटा फंजाई में पढ़ा है। उसके बाद नेक्स्ट एसोसिएशन है कोरेलॉइड। कोरेलॉइड क्या है, साइनस का और साइनोबैक्टीरिया का एसोसिएशन। साइनस और साइनोबैक्टीरिया, यहां पे बेटा जो साइनोबैक्टीरिया है वो क्या कर रहा है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करवा रहा है। उसके बदले साइनस यहाँ पे खाना प्रोवाइड नहीं करवाता बेटा, खाना तो इसके पास पहले से है, बस थोड़ा बहुत कभी कभी जरूरत पड़ने पे एक्स्ट्रा खाना बस दे देगा, बाकी ऐसा ये नहीं है कि प्रॉपर खाना देता है। ठीक है, तो एक ये एसोसिएशन हो गया। अब आते हैं बेटा किस पे, जिम्नोस्पर्म के बाकी चीजों पे। ये जो जिम्नोस्पर्म है, ठीक है, वो बेटा ब्रांच भी हो सकते हैं जैसे साइकस, या सॉरी अनब्रांच भी हो सकते हैं जैसे साइकस, और ब्रांच भी हो सकते हैं जैसे बेटा पाइनस, सेड्रस। ठीक है, जो साइकस होते हैं बेटा वो पिन्नेट होते हैं। पिन्नेट मतलब इनकी जो लीफ होती है वो पिन जैसी लीव्स होती है। ठीक है, और कॉनिफर्स निडल शेप की होते हैं, ऐसे उससे होते हैं, ऐसे ऐसे। क्यों इनकी इतनी पतली पतली बेटा है, अब देखो सपोज ये इनकी पत्तियां हैं, अगर बेटा ऐसे पत्ती है, हवा आई यूं फाड़ के चली जाएगी, पत्ती फट जाएगी। पर अगर यह वही पत्ती बेटा बड़ी ही पतली सी है, बड़ी ही बेटा पतली सी है, मैं इसको एक काम करती हूँ, फोल्ड कर लेती हूँ, इसको एकदम पतला पतला बना लेती हूँ, वही बेटा एकदम पतली सी है, तो हवा इसको कुछ कर ही नहीं सकती, एकदम स्ट्रॉन्ग हो गई। अब देखो मुड़ भी नहीं रही है,
ठीक है। तो इसलिए बेटा इनकी जो पत्तियां होती हैं जिम्नोस्पर्म की, ये एकदम पतली पतली पिन्नेट या निडल लाइक होती हैं, जिससे ये ब्रेक ना हो किसी विंड वगैरह की वजह से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। अब हम जिम्नोस्पर्म की कोन्स और सेक्सुअलिटी देखते हैं। जिम्नोस्पर्म में बेटा जो लीव्स होती हैं वो कोन शेप बना लेती है। जैसे कि ये लीफ है, ये ऐसे इन्होंने ऐसे अरेंज हो के क्या बना लिया है, कोन लाइक स्ट्रक्चर बना लिया है। क्या बना लिया है बेटा, कोन लाइक स्ट्रक्चर। और इन कोन लाइक स्ट्रक्चर पे क्या चिपके हुए हैं बेटा, स्पोरेंजियम। अब ये कोन है मेल की, ठीक है। तो देखो मेल कोन भी देखी जाती है, फीमेल कोन भी देखी जाती है। अब एक चीज और, अभी इसको पॉज करो, एक चीज यहां पे देखो बेटा, जिम्नोस्पर्म में कुछ जिम्नोस्पर्म ऐसे होते हैं जिनमें मेल कोन, मतलब सपोज क्या है बेटा, साइकस है, साइकस के दो प्लांट होंगे, एक लड़का प्लांट एक लड़की प्लांट, मतलब एक मेल साइकस एक फीमेल साइकस। मेल साइकस पे केवल मेल सेक्स ऑर्गन होगा और फीमेल साइकस पे बेटा केवल फीमेल सेक्स ऑर्गन होगी। तो जो ऐसे बेटा ऑर्गेनिज्म होते हैं जिन पे सिर्फ और सिर्फ एक ही सेक्सुअल ऑर्गन होता है, उनको बोलते हैं यूनिसेक्सुअल। जैसे हम भी यूनिसेक्सुअल है ना, ऐसा तो नहीं है ना कि हमारे अंदर भी बेटा मेल सेक्स ऑर्गन फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों है। अब वो अलग एग्जांपल है, कुछ ट्रांसजेंडर होते हैं, ठीक है, वरना वैसे नॉर्मल केस में तो ऐसे ही होता है। ठीक है, तो हम यूनिसेक्सुअल है। बाइसेक्सुअल का मतलब क्या होता है बेटा, एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर मेल सेक्सुअल ऑर्गन और फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन दोनों होते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि पाइनस है, पाइनस में हमें बेटा मेल कोन भी कोन क्या है इनका, सेक्सुअल ऑर्गन है, तो मेल कोन भी देखने को मिलेगी और फीमेल कोन भी देखने को मिलेगी। पर वहीं पे एग्जांपल है साइकस, तो साइकस का मेल अलग होगा साइकस, फीमेल साइकस अलग होगा। ठीक है, अब जैसे बेटा ये मेल कोन है ये फीमेल कोन है, तो हुआ क्या, ये जो पत्तियां हैं इन पत्तियों ने ये कोन शेप स्ट्रक्चर बना लिया है। अब जब इन पत्तियों ने कोन शेप स्ट्रक्चर बनाया है तो पत्तियों को बेटा फिल बोल रहे थे ना, तो मेल में कौन शेप स्ट्रक्चर बनाए इसलिए हम बोलेंगे माइक्रो स्पोरोफिल, और फीमेल में कौन शेप स्ट्रक्चर बनाए तो हम उसको क्या बोलेंगे बेटा, मेगा स्पोरोफिल। फिल मतलब पत्ती। ठीक है, अब देखो इन पत्तियों के ऊपर चिपके हुए हैं बेटा स्पोरेंजियम। मेल में स्पोरेंजियम है तो माइक्रोस्पोरेंजियम, फीमेल में स्पोरेंजियम है तो मेगा स्पोरेंजियम, और इन्हीं मेगा स्पोरेंजियम के अंदर क्या है बेटा, स्पोर। मेल के अंदर स्पोर है तो माइक्रोस्पोर, फीमेल के अंदर स्पोर है तो मेगा स्पोर। तो आई होप आप लोगों को ये तो समझ आ गया होगा। अब हमने क्या किया, अब हमने ये एक स्पोरेंजियम उठाया, अब इसी माइक्रोस्पोरेंजियम को हम देखते हैं, ये क्या है बेटा, हमारा माइक्रोस्पोरेंजियम है। ठीक है, ये मेगा स्पोरेंजियम माइक्रोस्पोरेंजियम है। माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर क्या हुआ बेटा, मियोसिस हुई। माइक्रोस्पोरेंजियम कैसे थे, डिप्लॉयड थे। ठीक है, मियोसिस होके इन्होंने हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर बनाए। ये हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर क्या करेंगे बेटा, मैच्योर होके पॉलिन बनाएंगे। पॉलिन कैसा होगा, पॉलिन होगा कैसा होगा बेटा, हैप्लॉइड होगा। जब हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर है तो हैप्लॉइड पॉलिन बन गए। तो पॉलिन क्या है, गैमीटोफाइट है, मतलब एक हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है। हैप्लॉइड स्ट्रक्चर को हम गैमीटोफाइट बोल रहे थे बेटा। ठीक है, तो ये क्या है, गैमीटोफाइट है। अब वहीं पे ही फीमेल में मेगा स्पोरेंजियम है। मेगा स्पोरेंजियम में क्या हुआ बेटा, ये क्या है, ये अंदर है बहुत सारे सेल्स। इन सेल को बोलते हैं न्यूक्लियस सेल या फिर सेल्स ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, ये बेटा ओव्यूल हो गया। ये बाहर कुछ कोटिंग होती है, कुछ लेयर होती है, जिनको बोलते हैं इंटेग्यूमेंट। अब हुआ क्या, इनमें से बेटा एक न्यूक्लियस, सपोज यहां से एक न्यूक्लियस सेल उठ के आया, उसने बोला मैं आगे जाके मेगास्पोर बनाऊंगी। तो जो बेटा आगे जाके मेगास्पोर बनाएगी उसको मेगास्पोर की मम्मी नहीं बोल सकती हूँ कि भाई ये मेगास्पोर को जन्म देगी, ये मेगास्पोर की मम्मी है। तो ऐसे ही अब इस न्यूक्लियस सेल को मैं क्या बोलूंगी, मेगास्पोर की मम्मी, मतलब मेगास्पोर मदर सेल। ठीक है, तो मेगास्पोर मदर सेल है, ये डिप्लॉयड होगा। अब ये डिप्लॉयड मेगास्पोर मदर सेल क्या करेगी, मियोसिस करेगी। मियोसिस में 4 सेल बनते हैं ना बेटा, तो देखो 4 सेल बन गए। अब 4 में से बेटा 3 तो डिजनरेट हो जाते हैं, केवल एक ही फंक्शनल रह जाता है। तो ये है हमारा
एक मेगास्पोर, जो कैसा होगा बेटा, हैप्लॉइड होगा। तो ये क्या है, हैप्लॉइड मेगास्पोर हो गया। अब इस मेगास्पोर के अंदर बेटा, इस मेगास्पोर के अंदर क्या बन जाएंगे, अब ये मेगास्पोर क्या है बेटा, फीमेल गैमीटोफाइट है, क्योंकि ये हैप्लॉइड है। और इसके अंदर क्या है बेटा, आर्किगोनियम है, गैमीट है इनके, गैमीट है इनके। और ये दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, दो या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। अब हुआ क्या, अब पॉलिन आए हवा के थ्रू उड़ते उड़ते, और उड़ते 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 कहाँ आ गए बेटा, मेगास्पोर पे आ गए। कहाँ आ गए बेटा, मेगास्पोर पे आ गए, मतलब हमारे ये फीमेल गैमीटोफाइट पे आ गए। फीमेल गैमीटोफाइट के अंदर घुस के आर्किगोनियम के साथ फ्यूज कर गए, मतलब फर्टिलाइजेशन करके क्या बना लिया इन्होंने, जाइगोट बना लिया। जाइगोट आगे जाके बेटा ग्रो करके क्या बना लेगा, जिम्नोस्पर्म बना लेगा। तो ऐसे करके एक नया प्लांट बन गया। तो ये है बेटा जिम्नोस्पर्म की लाइफ साइकिल। आई होप आप सभी को ये अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, अभी काम करते हैं बेटा, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है, इन ब्राउन एल्गी द सेल वॉल इज मेड अप ऑफ, ब्राउन एल्गी में बेटा सेल वॉल किसकी बनी थी, सेलुलोज, पैक्टिन, सेलुलोज एंड एल्गिन, या फिर बोथ ए एंड बी, किसकी बनी थी बेटा, किसकी बनी थी। चलो जल्दी से देखते हैं। आते हैं हम किस पे, अपने एल्गी पे आते हैं। ठीक है, हम अपने एल्गी में आते हैं। एल्गी में हमने क्या देखा, हमने फेओफाइसी देखे, ये आ गया फेओफाइसी, किसकी बनी थी, सेलुलोज एंड एल्गिन। तो आंसर क्या होगा बेटा, सेलुलोज और एल्गिन। आंसर क्या होगा बेटा, सेलुलोज एंड एल्गिन, मतलब आंसर नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट है बेटा, व्हाट इज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी। ठीक है, क्या बेसिस है क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी का, तो वैसे तो बेटा बहुत सारे हैं, बट हमने सबसे एकदम बेसिक क्लासिफिकेशन का लेवल लिया है, डेट इज कि उनमें कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट है और वो कौन से कलर के हैं। तो जो क्लोरोफाइसी होते हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं, उनमें क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी प्रेजेंट होता है। फेओफाइसी ब्राउन कलर के होते हैं, उनमें बेटा क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी और ज़ैंथोफिल प्रेजेंट होता है। क्या होता है बेटा, ज़ैंथोफिल प्रेजेंट होता है। ठीक है, रोडोफाइसी रेड कलर के होते हैं, उनमें क्लोरोफिल ए, बी और फाइको एरिथ्रिन प्रेजेंट होता है। तो ये सबसे बेसिक लेवल है क्लासिफिकेशन का एल्गी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा कि हमें एल्गी और जिम्नोस्पर्म की इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस बतानी है। तो हम बता सकते हैं जिम्नोस्पर्म की इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस क्या है, कि वो एक ऑर्नामेंटल प्लांट है, इसके पास ऐसे बहुत सारे फीचर्स हैं जिनके लिए हम इसको ऑर्नामेंट की तरह यूज करते हैं। ठीक है, हम बेटा फाइबर बनाने में भी यूज करते हैं। अब पेपर जो बनता है वो जिम्नोस्पर्म से ही बनता है। उसके अलावा हम बेटा जिम्नोस्पर्म को रेजिन बनाने में, ठीक है, रेजिन्स बनाने में भी यूज करते हैं। ठीक है, हम यहाँ से ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं, पाइन ऑयल हो गया, ठीक है, आर्बोवेटे ऑयल हो गया, स्प्रोसिस हो गए, ये सारे ऑयल एक्सक्रीट करते हैं हम वहाँ से। उसके अलावा जो जिम्नोस्पर्म के सीड होते हैं उसको एज अ फूड प्रोडक्ट यूज़ किया जाता है, बेकरी में भी बहुत इनको यूज़ किया जाता है। उसके अलावा बेटा सिल्क बनाने में और बाकी जो कपड़े होते हैं उनको बनाने में भी जिम्नोस्पर्म को यूज़ किया जाता है। एल्गी के बेटा क्या है इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस, कि एल्गी CO2 का फिक्सेशन करवाती है, ऑक्सीजन का लेवल बढ़वाती है। उसके अलावा वो क्या अगार बनवाते हैं हम इससे। ठीक है, उसके अलावा इसको एज अ प्रोटीन सप्लीमेंट यूज किया जाता है। तो ये सब क्या है बेटा, ये सब एल्गी की इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस है। तो इसी के साथ बेटा आपका चैप्टर होता है एंड। आई होप आप सारे बच्चों को बहुत अच्छे से चैप्टर समझ आया होगा। अब आपको बस क्या करना है बेटा, बार बार इसका रिवीजन करना है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे अपना एल्गी खत्म किया, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म खत्म कर लिया। फिर से मैं रिपीट करती हूँ बेटा, एंजियोस्पर्म आपके सिलेबस में अब नहीं है, पहले हुआ करता था। अगर आपके पास पुरानी बुक्स है तो आप वहां पे लिख सकते हो कि ये ओल्ड सिलेबस में था। ठीक है, अब आपके सिलेबस में एंजियोस्पर्म नहीं है। तो इसी के साथ बेटा आज की क्लास को करते हैं एंड आई होप आप सभी बच्चों को बहुत अच्छे से आज का लेक्चर समझ आया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय 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 बाय।